हेलो दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल्स में आपका स्वागत है। आज हम कॉम्प्रिहेंसिव मॉडर्न इंडिया की जो हमारी सीरीज चल रही है, इसमें हम 7th लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें हम आपका 7th चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है अ जनरल सर्वे ऑफ सोशियो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट। अगर हम कंटेंट की बात करें तो इसमें हमारा कंटेंट क्या है, आपकी स्पेक्ट्रम की बुक है बाय राजीव अहीर एंड घटना चक्र है। तो हमने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इसको कवर किया है, जिसके हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको और कोई भी सोर्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़े। ऑलरेडी हमारे 6 लेक्चर इस पे अपडेट हो चुके हैं, जो कि प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो इस लेक्चर को देखने से पहले बाकी के 6 लेक्चर ज़रूर देखें, ताकि आप एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग बना सके इस चैप्टर के बारे में। तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो इसमें हम बात करेंगे कि जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट चल रहे थे, अब हमने बैकग्राउंड डिस्कस कर लिया था लास्ट वाले लेक्चर में, लेक्चर 6 में, कि क्या बैकग्राउंड थे, क्या आइडियोलॉजी फॉलो हो रही थी, और मतलब बेस किसने प्रोवाइड किया था इन मूवमेंट को। तो बेस हमारा मिडिल क्लास थी, ठीक है, जो कि रनायसा के जो आइडियाज़ थे इससे इन्फ्लुएंस हो गई थी। अब हम बात करेंगे जो मतलब इंडिविजुअल जो लीडर थे हमारे, जो रिफॉर्म कैरी आउट कर रहे थे, उनके बारे में हम डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से लीडर थे, उन्होंने क्या काम किया था, और किसके लिए वो प्रोपगेट कर रहे थे, क्या आइडियाज़ उनके प्रोपगेट किए जा रहे थे, किस लैंग्वेज में किए जा रहे थे, एंड उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स, जैसे उन्होंने अगर कोई मैगजीन लिखी है या कोई न्यूज़पेपर लिखा है। तो उसी में बढ़ते हुए हम सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है हमारे राजा राम मोहन रॉय। ये कहाँ से बिलोंग करते थे? ये आपके बंगाल वाले रीजन से बिलोंग करते थे। अगर हम टाइटल की बात करें कि जो राजा का टाइटल है, ये किसने दिया था इन्हें, ये हमने, अगर आपको याद है, हमने डिस्कस किया था कि जो अकबर टू थे, ठीक है, अकबर टू जो हमारे मुगल एम्परर थे, उन्होंने ये टाइटल दिया था इनको राजा का। अगर आपको ये फैक्ट नहीं पता है तो हमारे पुराने लेक्चर ज़रूर देखें। जैसा कि मैंने आपको कहा कि हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग के लिए पुराने लेक्चर बहुत ही यूज़फुल है एंड इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, बात करते हैं इनके बारे में। तो इन्होंने क्या कंपाइल की थी? बंगाली ग्रामर, ठीक है, ये बंगाल के थे, तो बंगाली प्रोज राइटिंग मतलब पे इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। ये गिफ्टेड लिंग्विस्टिक थे। कैसे थे? क्योंकि मतलब इन्हें बस बंगाली लैंग्वेज नहीं आती थी, इन्हें बहुत सारी लैंग्वेज आती थी, ठीक है, जैसे रशियन वगैरह लैंग्वेज जो थी, ये इन्हें अच्छे से आती थी, बहुत अच्छे से समझ सकते थे, एंड उनको समझ के जो भी रिफॉर्म कैरी आउट करने थे, तो ये मतलब समझ सकते थे कि इस कंट्री में क्या रिफॉर्म चल रहा है, कैसे रिफॉर्म हुई है सोसाइटी। तो वहाँ के टेक्स्ट पढ़ के ये वही चीज़ें इंडिया में भी इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, ठीक है। देन ही सपोर्टेड फ्रीडम ऑफ प्रेस, कि प्रेस के पास फ्रीडम होनी चाहिए। जो इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस लग रहे थे प्रेस के ऊपर, वो हम डिस्कस करेंगे हमारे दूसरे लेक्चर में, कि बार बार मतलब जो फ्रीडम थी प्रेस की वो ले ली जा रही थी। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट तो आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, कि मतलब जो भी वर्नाकुलर मैगजीन या न्यूज़पेपर्स थे, उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन थे कि आपको पहले सबमिट करना होगा, जबकि जो दूसरे लैंग्वेज के न्यूज़पेपर थे उनके ऊपर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। तो ये प्रोपगेट कर रहे थे कि फ्रीडम होनी चाहिए प्रेस के पास, कि अगर ऑथेंटिक कोई न्यूज़ है तो वो पब्लिश कर सकें। देन ही वॉज अ पाइनियर इन इंडियन जर्नलिज्म। कैसे थे? इन्होंने बहुत सारे नोवेल्स मैगजीन वगैरह लिखी थी। कैसे? मतलब अगर हम किसी की बात करें तो जैसे आपका गिफ्ट ऑफ मोनोथेइस्ट था, ठीक है, इन्होंने जो वेदास थी एंड उपनिषद थी, इनको ट्रांसलेट किया था आपका बंगाली में। फिर इन्होंने लिखी थी परसेप्ट्स ऑफ जीसस। इसमें क्या किया था इन्होंने? इन्होंने सेपरेट किया था क्या? मॉरल एंड फिलोसफिकल मैसेज जो क्रिश्चियनिटी के थे। तो ना कि बस हिंदू जो हमारे जर्नल्स थे या हिंदू लिटरेचर में काम किया, इन्होंने बहुत सारे लिटरेचर के लिए काम किया था, ठीक है। ही रोट जर्नल्स इन बंगाली, हिंदी, पर्शियन, इंग्लिश टू एजुकेट पीपल। तो इन्होंने बहुत सारी लैंग्वेज में अपने जर्नल्स लिखे थे, ताकि अलग अलग माध्यम से ये लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा सके और लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके, और मतलब एक रिफॉर्म्ड सोसाइटी की तरफ आगे बढ़ सके हम। अब पॉलिटिकल इनके डिमांड्स क्या थे? सो ही कंडेम्ड द ऑपरेसिव जमींदारी प्रैक्टिस। जमींदारी प्रैक्टिस से अगर हम मतलब थोड़ा बहुत समझ में आए तो ये था कि जो हमारा परमानेंट सेटलमेंट था, इसने क्या क्रिएट कर दिया था? एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म कर दिया था। इससे क्या, जो ज़मींदार थे वो बस लैंड को, मतलब नाम के लिए उनके पास लैंड था, बट वो काम नहीं करते थे लैंड के ऊपर। उन पे कौन कौन काम करता था? उन पे आपके काम करते थे पीजेंट्स। बट क्या पीजेंट्स के पास राइट थी लैंड की? नहीं थी। ये तो इनके पास थी, बट
ये क्या था, ये अपने शहरों में जाके रहने लग जाते थे, और जो पीजेंट है वो बेचारा काम कर रहा है, टैक्स भी वही पे कर रहा है, और जब इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहा है तो मनी लेंडर से वो पैसे ले रहा है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में। और वो जो विशेष साइकिल हमने डिस्कस की थी, वो साइकिल कंटिन्यू होती जाती है, पीजेंट की लाइफ मतलब बहुत ही डिटोरिएट हो रही थी। ठीक है, तो इन्होंने उसको कंडेम किया, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म को। फिर उन्होंने डिमांड किया कि मैक्सिमम रेंट को फिक्स कर देना चाहिए, ठीक है, टैक्स को अबॉलिश कर देना चाहिए ऑन टैक्स फ्री लैंड। कौन से थे टैक्स फ्री लैंड? आपके जैसे मॉस्क थे, आपके टेम्पल्स थे, तो हमने देखा था ब्रिटिशर उनको टैक्स करने लग गए थे। तो इन्होंने डिमांड किया था कि इस पर टैक्स को अबॉलिश कर देना चाहिए। देन ही कॉल्ड फॉर रिडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज ऑन इंडियन गुड्स अब्रॉड एंड अबॉलिश ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेडिंग राइट। इसमें क्या था कि एक बैकग्राउंड समझिए, तो जो इंडिया से गुड्स एक्सपोर्ट हो रहे थे बाहर के कंट्रीज में, उन पे टैरिफ ड्यूटीज़ बहुत ही ज़्यादा हाई थी। अगर टैरिफ ड्यूटी हाई है तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इससे इम्पैक्ट ये हुआ कि जो इंडिया के गुड्स जो इंपोर्ट होने थे उन कंट्रीज़ में, वो इंपोर्ट नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मतलब उन कंट्री के प्रोडक्ट के मुकाबले जो इंडियन के प्रोडक्ट वहाँ पर इंपोर्ट होंगे वो महंगे होंगे टैरिफ ड्यूटी की वजह से। इसीलिए इंडिया से कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट नहीं किया जा रहा था वहाँ पर, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, जो ट्रेड करने का वो था कि हम प्रॉफिट कमा सकते थे, वो हैम्पर हो गया यहाँ से। और हमारे यहाँ पर जो भी ब्रिटिश के गुड्स आते थे, हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं उनसे, उस पे कोई भी टैरिफ ड्यूटी नहीं थी। तो जो यूरोपियंस थे वो भारी तादाद में हमारे इंडिया में गुड्स को इंपोर्ट कर रहे थे। तो इसकी वजह से हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि क्या हो गया था, जो इंडिया की इंडस्ट्रीज थी वो हैम्पर हुई थी, क्योंकि यहाँ पे मतलब एकदम फ्रीली इंपोर्ट किया जा रहा है, तो प्रोडक्ट ऑब्वियस सी बात है चीपर होंगे। बट इंडिया के जो प्रोडक्ट्स थे वो इतने चीपर नहीं थे, क्योंकि ब्रिटेन में क्या हो रहा था, जो प्रोडक्ट्स थे वो मशीन मेड थे, मतलब इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो रही है वहाँ पे। इसके वजह से प्रोडक्ट्स बहुत ही चीपर थे। जब इंडिया में इंपोर्ट हुए तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट के मुकाबले में वो प्रोडक्ट बहुत ही चीप थे, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ की इंडस्ट्रीज बंद हो गई। अब कुछ टाइम के बाद जब देखेंगे लोग कि बाहर के प्रोडक्ट्स हमें सस्ते मिल रहे हैं, तो बाहर के प्रोडक्ट ही खरीदेंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्यों ही खरीदेंगे। तो ये एक इसका इम्पैक्ट हुआ, ठीक है। तो इसीलिए ये बोलते थे कि एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ मतलब रिड्यूस होनी चाहिए इंडियन गुड्स पे। डिमांडेड इंडियनाइजेशन ऑफ सुपीरियर सर्विसेज की, जो हमारी सिविल सर्विस थी इसको इंडियनाइज कर देना चाहिए, इस पे इंडियंस एम्प्लॉयड होने चाहिए, क्योंकि इंडियंस अगर सिविल सर्विसेज में रहेंगे तो वो इंडिया के हित के लिए काम करेंगे। इसलिए इन्होंने डिमांड की थी कि सिविल सर्विसेज में इंडियंस होने चाहिए। यानी डिमांडेड सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव। क्यों? क्योंकि ये मतलब वो होना चाहिए ना, सेपरेशन होना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप ही डिसीजन ले रहे हो एंड आप ही घोषित कर दो कि आपने सही डिसीजन लिया है। इसीलिए मांग कर रहे थे कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट कर देना चाहिए, ताकि एक इंडिपेंडेंट बॉडी जैसे जुडिशरी होगी जो कि बताएगी कि आपके जो डिसीजन है वो सही लिए गए हैं कि नहीं लिए गए हैं। जैसे आप अभी की बात कर लो, अभी कोविड का टाइम चल रहा है, ठीक है। अब सेंटर पे जो गवर्नमेंट है हमारी वो डिसीजन ले रहे हैं, अगर वही ऐसे बोलने लग जाए कि हमने जो डिसीजन लिए वो एकदम सही लिए हैं, तो अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी ना, कौन किसको रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन किसको अकाउंटेबल होगा। अब हमारी जुडिशरी है, वो जवाबदेही तय करती है ना हमारी एग्जीक्यूटिव की, वो बोलती है कि आपने माइग्रेंट्स के लिए क्या किया है, ठीक है, ऑक्सीजन क्राइसिस के लिए आप क्या स्टेप उठा रहे हो, तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी ये डिमांड कर रहे थे, जब ये सेपरेट होंगे तभी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है, ठीक है। देन ये डिमांडेड जुडिशियल इक्वालिटी बिटवीन इंडियंस एंड यूरोपियंस। इक्वालिटी इस क्षेत्र में कि ये चाहते थे कि जो इंडियंस हैं वो भी एक इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, कि इंडियंस भी यूरोपियन जो मतलब कन्विक्ट्स है उनको ट्राई कर सकें, कि जो भी ऐसे केसेस होते हैं जिस यूरोपियंस के अगेंस्ट, उसमें इंडियन जजेस भी होने चाहिए। बट ऐसा होता नहीं था ना उस टाइम, तब ये डिमांड कर रहे थे अगर यूरोपियन को लेकर कोई कोई भी केस है तो उस पर यूरोपियन जज ही हेड कर सकता है। और ये डिमांड कर रहे थे कि उसमें मतलब इंडियंस भी होने चाहिए एंड यूरोपियंस भी होने चाहिए। इसी के लिए तो आपका वो बिल आता है ना, जो आपके रिपन लेकर आते हैं इल्बर्ट बिल, वो क्या करता है, ये इसमें ही इक्वालिटी लाना चाहते हैं, बट अल्टीमेटली इक्वालिटी ला नहीं पाते हैं, क्योंकि जो यूरोपियंस है वो प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। एंड इसमें एक अमेंडमेंट होती है जिसकी वजह से जो अल्टीमेट इसका प्रोसेस मतलब क्रक्स था कि इस चीज़ के लिए ये बिल लाया गया था, वो पूरा ही डिफीट हो जाता है, क्योंकि जो मेन क्लॉज था वो इसमें अमेंड कर दिया जाता है, ठीक है। ही डिमांडेड ट्रायल टू बी हेल्ड बाय ज्यूरी, जो भी ट्रायल होगी वो ज्यूरी हेल्ड करेगी, ठीक है, एग्जीक्यूटिव नहीं करेगी। ये इससे इंटरलिंक्ड पॉइंट है आपका।
देन ही सपोर्टेड रेवोल्यूशन इन नेपल्स स्पेनिश अमेरिका, ठीक है। यहाँ पे जो रेवोल्यूशन हो रहा था, मतलब रिवोल्ट हो रहा था अगेंस्ट ब्रिटेन, इनको ये सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि उनके डिमांड जस्ट थे उस टाइम। ही कंडेम्ड एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म ऑफ इंग्लिश इन आयरलैंड। तो ना कि बस इन्होंने यहाँ के लैंडलॉर्डिज्म, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म को मतलब कंडेम किया था, बट इन्होंने जो आयरलैंड में ऐसा हो रहा था इनको भी कंडेम किया था। तो आप देख रहे हो ना कि एक अच्छे लीडर की क्या पहचान होती है, कि वो बस अपने हित के लिए नहीं सोचे, बस अपनी कंट्री के लिए हित के लिए नहीं सोचे। ही वॉज अ लीडर इन ट्रू सेंस, क्योंकि ना ही इन्होंने बस इंडिया के बारे में सोचा, बट इन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ पर भी मतलब ऑपरेशन हो रहा था उन सब के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई थी, कि जहाँ पर अच्छा हो रहा है ये उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बट जहाँ पर कुछ बुरा हो रहा है इसको वो कंडेम भी कर रहे थे, ठीक है। ओके, तो आगे मूव करते हैं। इनके एसोसिएट की हम बात करें तो एसोसिएट कौन थे इनके? डेविड हरे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने सपोर्ट किया था डेविड हरे को, क्या स्टैब्लिश करने के लिए? एक कॉलेज स्टैब्लिश करने के लिए, जिसका क्या नाम था? जिसका नाम था आपका वेदांता कॉलेज। तो वेदांता कॉलेज को स्टैब्लिश करने में राजा राम मोहन रॉय जी ने डेविड हरी को सपोर्ट किया था। देन अलेक्जेंडर डफ, पीके टैगोर, चंद्रशेखर देव, ताराचंद चक्रवर्ती एंड देवेंद्रनाथ टैगोर। अब तत्वबोधिनी सभा की हम बात करें तो ये एक इनफॉर्मल एसोसिएशन थी, किसके साथ? इनका आपका ब्रह्म समाज के साथ। इनको कौन हेड कर रहे थे? इनको कर रहे थे हेड आपके देवेंद्रनाथ टैगोर। अब देवेंद्रनाथ टैगोर जी कौन थे? ये आपके रविंद्रनाथ टैगोर के फादर थे, ठीक है। अब इसी तत्वबोधिनी सभा की एक जर्नल था जिसका नाम था आपका तत्वबोधिनी पत्रिका। ये बंगाली लैंग्वेज में थी। क्यों थी? क्योंकि ये जो पूरा जो ब्रह्म समाज या राजा राम मोहन रॉय था, ये बंगाल वाले रीजन से ऑपरेट कर रहे थे, इसलिए मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज जो ये फॉलो कर रहे थे वो बंगाल की थी, सो बंगाली लैंग्वेज थी। ओके, तो ब्रह्म समाज के बारे में हम बात करते हैं। ब्रह्म समाज क्या प्रोपिगेट कर रही थी? रिवाइवलिज्म कर रही थी। ये आपको याद रखना है, रिफॉर्म नहीं करना चाह रही थी, रिवाइवल करना चाह रही थी, ठीक है। ये इन्होंने अपोज किया था क्रिश्चियन मिशनरीज को। क्यों? क्योंकि ये लोगों को कन्वर्ट कर रहे थे, किसमें? क्रिश्चियनिटी में। तो इसको अपोज किया किसने? ब्रह्म समाज ने। तो ब्रह्म समाज को पहले डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ब्रह्म समाज कब स्टैब्लिश किया गया है। तो इट इज़ इन द ईयर ऑफ 1828। ओके, दिस ईयर इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसका एक इनफॉर्मल एसोसिएशन था किसके साथ? तत्वबोधिनी सभा, जैसा हमने डिस्कस किया। अलॉन्ग विथ प्रीवियस ब्रह्म समाज फीचर्स दे ट्राई टू इम्प्रूव रैय्यत कंडीशन, ठीक है। इन्फ्लुएंस वॉज मोस्टली लिमिटेड टू बंगाल। तो ये इनका एक मतलब हम बोल सकते हैं कि एक इनका लिमिटेड एस्पेक्ट था कि ये बस बंगाल वाले रीजन तक ही आपकी सीमित रह गई थी। फिर इन्होंने क्या किया? अटैक किया था किसके? डॉगमास के ऊपर, जैसे सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, फीमेल इन्फेंटिसाइड, इनके ऊपर इन्होंने अटैक किया था कि ये सारी सिस्टम नहीं होने चाहिए। सुपरस्टिशंस मतलब होता है ना कि अगर आप ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, अगर लड़की को स्कूल भेज दिया तो जो उनके हस्बैंड होंगे उनको नौकर बना लिया जाएगा। तो ये सुपरस्टिशंस उस टाइम फैले हुए थे, कि इसीलिए वो क्या करते थे, जो लोअर क्लास के लोग थे वो फीमेल एजुकेशन को प्रमोट नहीं कर रहे थे। तो इसके अगेंस्ट इन्होंने बोला था, ठीक है, इसको अटैक किया था। देन ही वर्क फॉर रिस्पेक्टेबल स्टेटस ऑफ वुमेन एंड इम्प्रूव द स्टेटस एंड एजुकेशन। तो वुमेन एजुकेशन या स्टेटस के लिए इन्होंने अच्छा काम किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। इन्होंने फेवर क्या किया था? ह्यूमन रीजन एंड कंसाइंस, ठीक है। पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट ऑफ द मासेस, विडो रिमैरिज, इसके लिए इन्होंने काम किया है। पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट ऑफ द मासेस कैसे? कि अगर आप लोगों तक पॉलिटिकल नॉलेज पहुंचाओ, ठीक है, कि पॉलिटिकल नॉलेज जैसे क्या होती है कि दिस इज़ योर फंडामेंटल राइट, दिस इज़ योर लाइक राइट ऑफ प्रेस, ये सारी चीज़ें लोगों तक पहुंचानी चाहिए ना। लोगों को जागरूक करना है कि ये आपके पॉलिटिकल राइट्स हैं, वोट करने के राइट, दिस आर योर पॉलिटिकल राइट एंड यू शुड डिमांड दिस फ्रॉम द गवर्नमेंट। व्हाट ही वाज अगेंस्ट? दी ब्रह्म समाज वॉज अगेंस्ट पॉलिथिज्म, आइडल वर्शिप, आइडोलेट्री हमने देखी थी, इनकारनेशंस, स्क्रिप्चरल अथॉरिटी, कास्ट सिस्टम, पर्दा, अनटचेबिलिटी, सती, चाइल्ड मैरिज। तो ये मतलब ये आप अगर थोड़ा बहुत मतलब कॉमन सेंस भी लगाओगे तो इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ये सोचो कि उस टाइम सोसाइटी में क्या इल्स थी। तो ऑब्वियस सी बात है, जितने भी रिफॉर्म मूवमेंट हमारे चले हैं ये इनके अगेंस्ट ही चले हैं, जैसे अनटचेबिलिटी, चाइल्ड रीमैरिज, सॉरी विडो रीमैरिज के लिए, चाइल्ड मैरिज को रिस्ट्रेन करना है हमें, ठीक है। तो इन सारी मतलब ये सारी इल्स थी हमारे सोसाइटी में, इनको हटाने के लिए ही मतलब जो रिफॉर्म मूवमेंट थे वो चल रहे थे।
ये चीज़ आपको याद रखनी है एक पॉइंट, कि इनका कोई भी डेफिनाइट स्टैंड नहीं था कर्मा एंड ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल, कि कर्मा के ऊपर इन्होंने कोई भी स्टैंड नहीं लिया। कर्मा क्या था, आज इस जन्म में आप जो भी काम कर रहे हो अगले जन्म में आपको वही फल भुगतने पड़ेंगे। इन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं बोला ब्रह्म समाज ने, ठीक है। ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है कि पंजाब में दयाल सिंह कॉलेज एट लाहौर जो था, इट वॉज स्टार्टेड बाय दयाल सिंह ट्रस्ट। इन्होंने पॉपुलराइज किया था आइडियाज़ ऑफ समाज। बहुत बार ऐसा स्टेटमेंट आ जाते हैं आपके, जैसे यूपीएससी की बात करें तो 3 स्टेटमेंट वाले, तो अगर आपको ये फैक्ट नहीं पता है तो आप वहाँ पर मतलब बता नहीं पाओ, मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपको एक फैक्ट नहीं पता है तो आप आंसर तक पहुँच नहीं पाते हो। बट अगर आपको एक भी फैक्ट पता होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्किप कर देते हैं, तो एक फैक्ट से ही आपका आंसर आ जाता है। तो ये उन फैक्ट में से आ सकता है कभी भी। मूविंग ऑन, केशव चंद्र सेन की बात करते हैं। तो केशव चंद्र सेन के बारे में हम बात करें तो इन्होंने आपके समाज को ज्वाइन किया। किसको, कौन सा समाज, सॉरी ब्रह्म समाज को ज्वाइन किया। कौन से ईयर में ज्वाइन किया है इन्होंने ब्रह्म समाज को, तो इट वाज इन द ईयर 1858, ठीक है। ये ब्रह्म समाज में इनको आचार्य बना दिया गया उसके बाद, जैसे इन्होंने ज्वाइन किया। फिर मतलब इनके जब ये आचार्य थे तो ऐसी कौन सी हाइट्स ली थी ब्रह्म समाज ने। इन्होंने पॉपुलराइज किया ब्रह्म समाज के आइडियाज़ को आउटसाइड बंगाल। पहले हमने देखा था कि ये बंगाल वाले रीजन तक सीमित थी, बट जैसे ही ये आचार्य बनते हैं केसी सेन, ये जो इन्फ्लुएंस होता है ब्रह्म समाज का वो बंगाल के बाहर तक लेकर जाते हैं, ठीक है। बट अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड इन 1865, इन 1865 देयर वाज अ स्प्लिट इन ब्रह्म समाज। क्यों होता है स्प्लिट, क्योंकि इनके जो आइडियाज़ थे ये बहुत ही रेडिकल थे। तो जो ब्रह्म समाज के उस टाइम हेड कर रहे थे, कौन कर रहे थे, देवेंद्रनाथ टैगोर। तो उनको ऐसा लगा कि इनके आइडियाज़ बहुत ही रेडिकल हैं जो कि लोगों को शायद पसंद नहीं आए। अब इन्होंने जैसे ऐसा था ना एकदम एक्सट्रीम पॉइंट तक ये अपना स्टैंड लेकर रखते थे। तो इनको ऐसा लगा कि देवेंद्रनाथ टैगोर जी को और बाकी ब्रह्म समाज के मेंबर्स को, कि अगर ऐसा स्टैंड लेकर रखेंगे तो जो इन्फ्लुएंस है ब्रह्म समाज का वो कुछ टाइम के बाद कम हो जाएगा। तो इनको निकाल दिया गया ब्रह्म समाज से, ठीक है। अब स्प्लिट होती है 1865 में। तो अब ये क्या करते हैं केशव चंद्र सेन जी, ये अपना अलग से एक मतलब वो बना लेते हैं, समाज बना लेते हैं जिसका नाम क्या होता है, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, ठीक है। ये कब बनता है, 1865 में इनको निकाल दिया जाता है, स्प्लिट होती है। स्प्लिट होती है तो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। 1866 में ये बनाते हैं ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। और जो देवेंद्रनाथ टैगोर का जो ओरिजिनल ब्रह्म समाज है उसका क्या नाम हो जाता है, आदि ब्रह्म समाज। ये कैसे आप याद रख सकते हो, आदि मीन्स समवॉट रिलेटेड टू ओल्ड, राइट। तो जो ओल्ड था वो आदि ब्रह्म समाज बन जाता है, जो कि किनका रहता है, ये रहता है आपका देवेंद्रनाथ टैगोर का। बट जो नया बनता है वो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, थोड़ा मॉडर्न लग रहा है ना, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। ये आपके कौन बनाते हैं, ये आपके बनाते हैं केशव चंद्र सेन जी, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। फिर वापस स्प्लिट होती है 1878 में। 1865 में एक स्प्लिट हुई, अब उसके बाद चल रहा था 1878 तक चल रहा था सही। इनके जो केशव चंद्र सेन के जो फॉलोअर थे वो एकदम इनको भगवान की तरह समझते थे। बट 1878 में एक और स्प्लिट होता है। क्यों होता है इसका रीज़न, इसका रीज़न ये है कि जो केशव चंद्र सेन जी हैं ये अपनी 13 साल की जो बेटी थी इनकी शादी कर देते हैं। अब 13 साल की लड़की है तो ये क्या हो गए, ये तो चाइल्ड है, ये प्रोपेगेट करे चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट, और इन्होंने चाइल्ड मैरिज कर दी अपने बच्चे की। किसके साथ कर दी, हिंदू महाराजा ऑफ कूच के साथ, ठीक है। कूच के जो महाराज थे, हिंदू महाराज, वो भी माइनर थे, ठीक है। इनके साथ इनकी शादी कर दी गई। और इसमें भी इन्होंने मतलब जो ट्रेडिशनल कस्टम्स वगैरह थे बहुत सारा, मतलब डाउरी वगैरह भी तो उस टाइम बोल रहे थे ना, डाउरी को प्रोहिबिट कर रहे थे। ये जो रिफॉर्म मूवमेंट थे डाउरी के अगेंस्ट भी थे। बट पूरे हिंदू ट्रेडिशंस के साथ इन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी। इससे जो फॉलोअर थे ये इनसे थोड़ा सा नाराज़ हो गए किसी से इनसे, और ये इनसे अलग हो जाते हैं। अलग होकर ये क्या करते हैं, ये 1878 में स्प्लिट होता है। तो 1878 में ये इस्टेब्लिश करते हैं क्या, साधारण ब्रह्म समाज, ठीक है। साधारण ब्रह्म समाज, इसमें आपके जो लीडर्स कौन रहते हैं, आनंद मोहन बोस, शिव चंद्र सेन एंड उमेश चंद्र दत्ता। इनके नाम थोड़े इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि आनंद मोहन बोस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं आपके रिफॉर्म मूवमेंट में। ओके, आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस की बात करें अगर हम,
ब्रह्म समाज की, तो सिग्निफिकेंस क्या था? पहले तो इन्होंने अटैक किया था, क्या हमने बोला था कि इनके अगेंस्ट ये काम कर रहे थे? पॉलीथिज्म, आइडल वर्शिप, इनकारनेशंस, इनके बारे में, ठीक है, पर्दा सिस्टम, अनटचेबिलिटी, इनके अगेंस्ट ये काम कर रहे थे। हाउएवर इट अटेन्ड ओनली लिमिटेड सक्सेस, क्यों? क्योंकि इनका जो इन्फ्लुएंस था वो बंगाल वाले रीजन तक सीमित रह गया था, ठीक है। इट डिड नॉट गो मच बियॉन्ड बंगाल, ठीक है, कैलकाटा, एंड इट डिड नॉट हैव लास्टिंग इम्पैक्ट। इनका जो इम्पैक्ट था वो मतलब ऐसा नहीं था कि लोगों ने अभी सुना एंड थोड़े टाइम के बाद भूल गए, इतना मेजर इम्पैक्ट नहीं किया। जैसे अगर आप देखो तो महात्मा गांधी जी ने किया था कि लोग उनको बहुत टाइम तक याद रखते थे, दूर दूर तक फैल गया था उनके बारे में कि गांधी जी आ गए, गांधी जी आ गए। बट ब्रह्म समाज के बारे में एज सच इतने दूर तक फैला नहीं, और इनका इम्पैक्ट भी बहुत लिमिटेड स्पेयर तक ही रह गया था। ओके, फिर हम मूव करते हैं राजा राम मोहन रॉय जी के बाद प्रार्थना समाज के बारे में। प्रार्थना समाज कहाँ थी आपकी? ये आपके महाराष्ट्र वाले रीजन में थी, ठीक है। इसके अगर फाउंडर की बात करें तो थे आपके आत्माराम पांडुराग, बॉम्बे में, ठीक है। इन्होंने क्या पॉपुलराइज किया? ही पॉपुलराइज्ड लिबरल आइडियाज ऑफ वुमेन एजुकेशन, विडो रीमैरिज, रेजिंग द एज ऑफ मैरिज फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, एंड अगेंस्ट द कास्ट एंड कम्युनल बैरियर्स। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये मतलब बहुत ही मतलब लॉजिकल है, आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब किन के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। इसको ज्वाइन किया है एम जी रानाडे ने। एम जी रानाडे ने कब किया था? 1870 में। इसके बाद क्या हुआ था, इन्होंने जैसे ही ज्वाइन किया तो एक ऑल इंडिया कैरेक्टर मिल गया प्रार्थना समाज को, कि ऑल इंडिया लोग जानने लगे प्रार्थना समाज को, क्योंकि पॉपुलर लीडर ने ज्वाइन कर लिया है ना। तो इनका जो पॉपुलैरिटी थी प्रार्थना समाज की वो पूरे इंडिया में फैल गई थी। फिर इनके बारे में एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ये इंपॉर्टेंट है कि भक्ति कल्ट के साथ एसोसिएटेड था ये। भक्ति कल्ट जो आपके महाराष्ट्र में थी, अब आपने पढ़ा होगा भक्ति एंड सूफी मूवमेंट के बारे में, तो जो महाराष्ट्र में भक्ति मूवमेंट उस टाइम थी, भक्ति कल्ट थी, उसके साथ ही एसोसिएटेड थी। आप कमेंट सेक्शन में हमें ये बताइएगा कि जो महाराष्ट्र में भक्ति कल्ट था उसके लीडर कौन थे, ठीक है। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि हम मॉडर्न इंडिया डिस्कस कर रहे हैं तो आपको मेडिवल इंडिया तो अच्छे से पता होगी, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखें। अदर प्रोमिनेंट लीडर क्या थे इसमें? आर जी भंडारकर, एन जी चंद्रवरकर, okay, more concerned with social reforms, he relied on education and persuasion and not direct confrontation with Hinduism। ये थोड़ा सोचो कि ये थोड़ा माइल्ड तरीके से ऑपरेट कर रहे थे। माइल्ड क्या? जैसे अगर आप राजा राम मोहन रॉय जी की बात करो तो उन्होंने एकदम अटैक कर दिया सती सिस्टम पर, जो कि एकदम ट्रेडिशनल कस्टम था उस टाइम। इन्होंने क्या किया कि ये रिफॉर्म करना चाह रहे हैं, बट एकदम से ऐसा नहीं है कि हिंदुज़म के जो ट्रेडिशनल कस्टम्स है उन पे अटैक कर दिया है, आप एकदम ही अगेंस्ट बोलने लग जाओ, ऐसा नहीं था इनके साथ। ये क्या था कि धीरे धीरे रिफॉर्म करना चाह रहे थे, और मतलब मोस्टली किसके साथ कंसर्न थे कि हम एजुकेशन देंगे लोगों को, परसुएड करेंगे कि आप ये सारी चीज़ें छोड़ दो, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों के अंदर रिफॉर्मेशन लेकर आएंगे। इन्होंने काम किसके लिए किया था? कास्ट सिस्टम देखो, वुमेन एजुकेशन, विडो रीमैरिज, रेज करने एज मेल एंड फीमेल की। देन इनमें काम किसने किया था? देखो डी के कार्वे हैं आपके, विष्णु शास्त्री, इन दोनों ने मिलकर क्या फाउंड किया है? विडो रीमैरिज मूवमेंट, ठीक है, फाउंडेड, एंड विडो होम एसोसिएशन, ये इन्होंने फाउंड की थी उस टाइम, ठीक है। ये भी मतलब फैक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम बात करते हैं यंग बंगाल मूवमेंट की। ये कौन से टाइम पीरियड में ऑपरेट कर रहा था? 1820 टू 1830। इसमें लीडर की बात करें तो हेनरी विवियन डिरोजियो है, ठीक है। ही इज़ ऑल्सो नोन एज मतलब द फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये इम्पॉर्टेंट है। और इनको मतलब वो बोला जाता है आपके पाइनियर्स ऑफ इंडियन मॉडर्न सिविलाइजेशन। किसने दिया था ये इनको टैग? ये दिया था आपके सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है यंग बंगाल मूवमेंट को? मिलती है फ्रेंच रेवोल्यूशन से, ठीक है। इन्होंने क्या फेवर किया था? फ्री थिंकिंग एंड रैशनैलिटी। ये तो हमने देखा था कि सारे रिफॉर्म मूवमेंट यही बोल रहे थे, ह्यूमैनिज्म, रैशनैलिटी, ठीक है। इट वॉज टू रेडिकल फॉर कंटेम्प्रेरी टाइम विथ नो अफेक्ट ऑन द मासेस। तो इसका एक मतलब अगर हम बैक वो देखें कि लिमिट मतलब बैकड्रॉप देखिए तो क्या था कि ये बहुत ही ज़्यादा रेडिकल था। जैसे कि आपने एकदम से अगर आज बोल दिया कि कल से आप ये नहीं करोगे, तो ये तो मतलब ये हो गया ना कि आप एकदम से ऑर्डर दे रहे हो, लोग नहीं मानेंगे। ये परसुएड नहीं कर रहे थे,
और इनके आइडियाज़ भी बहुत रेडिकल थे कि एकदम से कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना है। तो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन लाने में अगर आप एकदम से सोचोगे तो एल्बर्ट आइंस्टाइन को लोगों ने सपोर्ट नहीं किया था जब वो ऐसी मतलब साइंटिफिक थ्योरीज लेकर आए थे, तो ये तो फिर भी सोशल रिफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। तो लोग कहाँ से इन्फ्लुएंस हो जाते इनसे। तो ये एक इनका ऐसे बोल सकते हैं लिमिटेड मतलब वो था, सक्सेस था इसीलिए इनका। फेल्ड बिकॉज नो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, ठीक है, इनका कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं था। उस टाइम की जो सोशल कंडीशंस थी दैट वर नॉट ट्राई फॉर रेडिकल आइडियाज़। वही मैंने कहा, एकदम से आप लोगों को बोलो कि ये नहीं होना चाहिए तो लोग मानेंगे नहीं ना। आपको पहले मतलब रैशनैलिटी लेकर आनी पड़ेगी, लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, परsuade करना पड़ेगा, तभी लोग आपकी बात मानते हैं। देन दे लैक्ड रियल लिंक विद द मासेस। इन मतलब इन्होंने क्या है, अपने आइडियाज़ बस प्रोपेगेट कर दिए, लोगों से टच नहीं बनाया, कभी भी लोगों के पास गए नहीं। जैसे महात्मा गांधी जी क्या करते थे, वो लोगों के बीच में रहते थे, उनसे बात करते थे, तो एक लेजिटिमेसी बढ़ती है। बट इन्होंने क्या किया, कोई भी लिंक बनाने की कोशिश नहीं की मासेस के साथ। एंड दे फेल्ड टू टेक अप द पीजेंट्स कॉज, ठीक है, पीजेंट्स के जो भी मतलब वो थे इश्यूज थे उनको इन्होंने उठाया ही नहीं, इसलिए पीजेंट्स का सपोर्ट इनको मिला नहीं। तो अगर पीजेंट्स को हमने देखा था कि मतलब पीजेंट उस टाइम क्या थे, मतलब डोमिनेंट सेक्शन था, अगर उनका ही सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो एकदम मतलब वही है ना कि आपको सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है किसी का, क्योंकि सभी पीजेंट्स थे उस टाइम। तो बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में मतलब होंगे, अदरवाइज मैक्सिमम लोग पीजेंट ही थे। अच्छा, इससे आगे बढ़ने से पहले हम एक बार बात कर लेते हैं कि अगर हेनरी विवियन डिरोजियो के बारे में हम बात करें तो ये आपकी हिंदू कॉलेज में पढ़ा रहे थे उस टाइम, ठीक है, प्रोफेसर थे। बट बाद में इनको क्या किया गया कि इनको हिंदू कॉलेज से निकाल दिया गया। कब निकाल दिया गया, 1838 में इनको रिमूव कर दिया गया हिंदू कॉलेज से। उसके बाद वही इनका जो मतलब इनके रेडिकल आइडियाज़ थे ना, आपके रेडिकल आइडिया से आप कहीं पर पढ़ा रहे हो और ना आप एकदम ऐसे प्रोपेगेट कर रहे हो कि अच्छा ये नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा लगता है ना लोगों को कि आप तो लोगों को भड़का रहे हो। तो इनको इसीलिए हिंदू कॉलेज से रिमूव कर दिया गया था। और हमने मतलब ये फेल क्यों गया था ये हमने डिस्कस कर ही लिया है। तो आगे मूव होते हैं हम। ही कैरिड फॉरवर्ड द राजा राम मोहन रॉय आइडियाज़, जैसे द ट्रेडिशन ऑफ पब्लिक एजुकेशन ऑन सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्वेश्चनिंग, डिमांड फॉर इंडिया इन हायर ग्रेड सर्विस, वही इंडियन सिविल सर्विस में इंडियंस का भी अपॉइंटमेंट होना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ रैयत फ्रॉम ज़मींदार, रैयत की प्रोटेक्शन होनी चाहिए, मतलब रैयत कौन होते हैं, पीजेंट्स ही थे हमारे। बेटर ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन लेबर अब्रॉड, जैसे आपके जो साउथ अफ्रीका में हम देखेंगे आगे कि कैसे उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। तो ये बोल रहे थे कि वहाँ पर भी इंडियंस के जो अच्छा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, इक्वल बेस पे उनके ट्रीटमेंट होनी चाहिए। रिवीजन ऑफ कंपनीज चार्टर, तो जो भी चार्टर आ रहे थे उस टाइम कंपनी के, ये चाहते थे कि वो उनमें मतलब रिवाइज होने चाहिए और इंडिया के हित में होने चाहिए, ना कि बस कंपनी उसको एक्सप्लॉइट करती रहे। फ्रीडम ऑफ प्रेस, जैसे राजा राम मोहन रॉय जी ने प्रोपेगेट किया था, एंड ट्रायल बाय जूरी, तो ये हमने देख लिया, ठीक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में बात करें तो सबसे पहले ये कहाँ ऑपरेट कर रहे थे, बंगाल वाले रीजन में थे ये क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि जो ईस्टर्न वर्ल्ड है उसकी स्पिरिचुअलिटी और वेस्टर्न वर्ल्ड का मटेरियलिज्म, इसमें एक ब्लेंड होना चाहिए। क्योंकि ईस्टर्न वाले लोग जो हमारे थे, जैसे इंडियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, ये बहुत ही हिस्टोरिक सिविलाइजेशन है, ये अपनी किसके स्पिरिचुअलिटी के बारे के लिए जाने जाते हैं। तो इन्होंने क्या प्रोपेगेट किया कि इनका एक मिक्सचर होना चाहिए, क्योंकि एक मतलब अगर हम परफेक्ट आदमी की बात करें तो परफेक्ट आदमी में स्पिरिचुअलिटी भी होनी चाहिए और मटेरियलिज्म वाली फीलिंग भी होनी चाहिए। ये कब होगी, जब ईस्ट का स्पिरिचुअलिटी एंड वेस्ट का मटेरियलिज्म को हम मतलब ज्वाइन कर दें, उनको ब्लेंड कर दें, एंड उस आदमी में दोनों जो आइडियल्स हैं वो इम्बाइब की जाए, ठीक है। 1850 में ये प्रिंसिपल बनते हैं किसके, संस्कृत कॉलेज के। फिर इन्होंने और क्या काम किए, टू ब्रेक द प्रिस्टली मोनोपोली ऑफ स्क्रिप्चरल नॉलेज। तो पहले क्या था कि जो भी मतलब स्क्रिप्चर्स की नॉलेज थी वो किसके लिए थी, ओनली ब्राह्मण्स के लिए, कि बस ब्राह्मण से ही पढ़ सकते हैं। बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो संस्कृत कॉलेज था ये ओपन कर दिया नॉन ब्राह्मण्स के लिए, कि नॉन ब्राह्मण्स भी अब से संस्कृत कॉलेज में पढ़ सकते हैं, संस्कृत लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, और कोई भी ब्राह्मणिकल डोमिनेशन नहीं होगी संस्कृत लैंग्वेज के ऊपर। नेक्स्ट, ही सपोर्टेड विडो रिमैरिज, वुमेन्स एजुकेशन, अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, polygamy, and as a secretary of Bethune School he pioneered women's higher education. So this I guess
आपको याद रहेगा, ये इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि विडो रिमैरेज के लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जो अल्टीमेटली रिजल्ट हुआ किसमें, एक विडो रिमैरेज एक्ट आया था हमारा। ठीक है, कौन से ईयर में आया था आपका, 1856 में आया था, जिसने जो विडो रिमैरेज को लीगलाइज कर दिया था हमारा। ठीक है, बाल शास्त्री जाम्बेकर जी के बारे में बात करते हैं। तो बाल शास्त्री जाम्बेकर कहाँ थे आपके, ये आपके महाराष्ट्र वाले रीजन में थे। ही अटैक द ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी, मतलब वही ब्राह्मणिकल जो आइडियाज़ थे कि हम डोमिनेट करेंगे, वी आर दी बी ऑल एंड द एंड ऑल, इनको इन्होंने मतलब इनके अगेंस्ट बोल रहे थे। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ही वॉज द फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म। ओके, दिस इज फैक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूज़पेपर की बात करें तो इन्होंने कौन से न्यूज़पेपर निकाले, दर्पण, दिग्दर्शन, देन ही फाउंडेड बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी, Native Improvement Society of India, and he was the first professor of Hindi where at Elphinstone College, and he was the director of Colaba Observatory. So ऐसे फैक्चुअली अगर आप सोचोगे तो इसमें ऐसा समझाने का तो कुछ नहीं है, बट इसमें यही जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि कौन से न्यूज़पेपर स्टार्ट किए, क्या फाउंड किया है, दिस आर फैक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कभी कभी मतलब सिंगल ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, या मोस्ट ऑफ द टाइम जो न्यूज़पेपर है आपके मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं, तो ये लर्न करने बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मूविंग ऑन, वी हैव परमहंस मंडली। तो परमहंस मंडली कहाँ थी, ये थी आपके महाराष्ट्र वाले रीजन में थी। ठीक है, इनके फाउंडर की बात करें तो ददोबा पांडुरंग एंड मेहताजी दुर्गाराम इनके फाउंडर थे। इट बिगैन एज अ सीक्रेट सोसाइटी। आइडियोलॉजी क्या प्रोपेगेट कर रहे थे, मानव धर्म की, सर्विस ऑफ मैन इज सर्विस ऑफ गॉड। ठीक है, ये आइडियोलॉजी थी इनकी। वर्शिप ऑफ वन गॉड। रियल रिलीजन क्या है कि लव एंड मॉरल कंडक्ट का, अगर आप लोगों के साथ मतलब प्रेम की भावना से रहो और आपका कंडक्ट मॉरल हो, कि आप कुछ भी जैसे गलत काम नहीं कर रहे हो, तो दैट इज ओनली वर्शिप ऑफ गॉड। दे प्रोपगेटेड द फ्रीडम ऑफ थॉट एंड रैशनैलिटी, कि रैशनल थॉट होनी चाहिए। ठीक है, इंडिविजुअल इनिशिएटिव को इन्होंने प्रमोट किया था। एंड अगेंस्ट क्या थी ये, अगेंस्ट थे कास्ट रूल्स। देन ही प्रोपगेटेड विडो रिमैरेज, वुमेन एजुकेशन। देखा आपने कि सारे जो भी रिफॉर्म मूवमेंट हो रहे हैं कहीं ना कहीं सिमिलर लाइंस पर ही इनके जो आइडियाज़ थे, कि वुमेन एजुकेशन, वो विडो रिमैरेज, देन कास्ट रूल्स, अनटचेबिलिटी, इनके बारे में ही मोर और लेस सब प्रोपगेट कर रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि इनकी जो भी मीटिंग होती थी, उन मीटिंग में जैसे मेंबर्स के लिए ये खाना जो था लोअर कास्ट के द्वारा जो पकाया गया खाना था वो लेते थे। ठीक है, तो फूड कुक्ड बाय लोअर कास्ट पीपल वर सर्व टू मेंबर्स, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इन्होंने ट्राई किया था कि जो कास्ट रूल्स हैं उनको हम ब्रेक करें एंड एक नई सोसाइटी की तरफ बढ़े, जिसमें मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो जाए। ओके, देन वी हैव सत्यशोधक समाज, जिसको ट्रूथ सीकर सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। इसको कब स्टैब्लिश किया गया था, 1873। फाउंडर की बात करें तो मुझे लगता है सबको पता होगा, ज्योतिराव फूले जी हैं, जो कि आपके कौन से उससे बिलोंग करते थे, ही बिलोंग टू माली कम्युनिटी। ठीक है, जो कि गार्डनर कम्युनिटी होती है। देन ही वॉज अगेंस्ट, मतलब ये तो आपको IAS पता होगा कि वॉज अगेंस्ट अपर कास्ट डोमिनेशन, ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी, अगेंस्ट सांस्कृतिक हिंदुइज्म। क्यों, क्योंकि इनको लगता था कि जो संस्कृत है इट इज़ द लाइक द कॉज ऑफ ऑल द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द लोअर कास्ट। सांस्कृतिक हिंदुइज्म जो है, ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी जो है, ब्राह्मणिकल डोमिनेंस जो है, इसी की वजह से लोअर कास्ट के लोगों का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है इतना। तो अगर हम इसको ही हटा दें तो एक्सप्लॉइटेशन ही बंद हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इनके अगेंस्ट बोलते थे हमेशा। एम क्या था इनका, वही एजुकेशन अमंग वुमेन एंड लो कास्ट पीपल, जेंडर इक्वालिटी एंड विडो रिमैरेज। अगर इनके वर्क की बात करें तो इन्होंने क्या स्टार्ट किया था, सार्वजनिक सत्य धर्म एंड गुलामगिरी। दिस इज इम्पॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट। ओके, इनका एम क्या था, कंप्लीट एबॉलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम एंड सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को इनको अबॉलिश करना है। ठीक है, जो इनइक्वालिटी प्रिवलेंट है सोशली हम देखें सोसाइटी में, और इकोनॉमिक देखें कि हर कास्ट का अपना अपना ऑक्यूपेशन फिक्स था, तो ये इनके अगेंस्ट भी बोलते थे, और कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट कि इसको एबॉलिश ही कर देना चाहिए। इनकी वाइफ कौन थी, इनकी वाइफ थी सावित्री भाई, सावित्री बाई, जिन्होंने क्या स्टार्ट किया था, गर्ल्स स्कूल स्टार्ट किया था। कहाँ पर किया था, पुणे में किया है।
देन ही गॉट द टाइटल ऑफ महात्मा। इनको भी महात्मा का टाइटल दिया गया है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा किन्होंने किया है। विठलराव वांडेकर जी ने इनको महात्मा का टाइटल दिया है। अब मतलब आपको शायद ये भी पता होगा कि महात्मा का टाइटल दिया है, बट किसने दिया है ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो उसका नाम है आपका विठलराव वांडेकर जी ने दिया है। नेक्स्ट वी हैव गोपाल हरि देशमुख, जिनको हम लोक हितवादी के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ ऑपरेट कर रहे थे, महाराष्ट्र वाले रीजन में कर रहे थे। देन ही वॉज अ जज अंडर ब्रिटिश इंडिया, दिस इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर, रैशनलिस्ट, एडवोकेटर, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है, ये सब इन्होंने प्रोपेगेट किया। एंड कोट इज आई गेस नॉट इम्पॉर्टेंट, इफ रिलीजन डज नॉट सैंक्शन सोशल रिफॉर्म देन चेंज रिलीजन। कि अगर हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं अगर वो हमें अलाउ नहीं करते हैं रिफॉर्म कैरी आउट करने के लिए, तो उस रिलीजन को या स्क्रिप्चर को ही चेंज कर दो। ये इतने रेडिकल थे। वीकली की बात करें तो कौन सी वीकली निकाली थी इन्होंने, स्टैचू एंड प्रभाकर, ओके। पीरियोडिकल जो निकाली थी इन्होंने ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश एंड लोक हितवादी, ठीक है, आई गेस आपको ये याद रहेगा। मूविंग ऑन वी हैव गोपाल गणेश अगरकर, ये भी आपके महाराष्ट्र वाले रीजन में थे। व्हाट ही एडवोकेटेड इज ह्यूमन रीजन, ठीक है, इंडिविजुअल इनिशिएटिव, एंड ही वाज अगेंस्ट फॉल्स ग्लोरिफिकेशन ऑफ पास्ट। आपने देखा होगा कि जैसे हमने देखा था कि जो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थी वो क्या करना चाह रही थी, वो क्या कर रही थी कि जो हमारा पास्ट कल्चर है उसको ग्लोरीफाई कर रही थी, दैट आवर कल्चर इज़ नॉट इन्फीरियर टू ब्रिटिश कल्चर। बट ही वॉज अगेंस्ट दैट, क्योंकि इंडियन कल्चर में भी जो पास्ट कल्चर था उसमें बहुत सारी हमने देखा था इल्स थे, जैसे सती सिस्टम है, पर्दा सिस्टम है, ये भी तो प्रिविलेंट थे ना। तो आप कैसे ग्लोरीफाई कर सकते हो उसको। तो इसीलिए उसके अगेंस्ट थे कि आप मतलब गलत तरीके से क्यों ग्लोरीफाई कर रहे हो, जब उसमें कुछ अच्छा ही नहीं है तो आप उसको ग्लोरीफाई मत करो, क्योंकि लोग उसके तरफ फिर अट्रैक्ट हो जाएंगे और वही चीज़ें वापस फैलेंगी। अगर फैलेंगे तो सोसाइटी कभी रिफॉर्म ही नहीं हो पाएगी। इसीलिए ये ग्लोरिफिकेशन जो था उसके अगेंस्ट थे। ही वॉज द को फाउंडर ऑफ न्यू इंग्लिश स्कूल, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी एंड फर्गसन कॉलेज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देन ही वॉज द फर्स्ट एडिटर ऑफ केसरी, एंड इन्होंने जो पीरियोडिकल निकाली उसका नाम क्या था, सुदरग नाम था, ओके। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, जो कब सर्व कर रही थी 1905 में। 1905 क्यों इंपॉर्टेंट है, चलो क्यों इंपॉर्टेंट है आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। फाउंडर की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले थे एंड एम.जी. रानाडे थे। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। इनका एम क्या था, एक तो पहले कि कोई भी इनका एसोसिएशन नहीं था आईएनसी के साथ, ठीक है, ये पॉलिटिकल एसोसिएशंस नहीं थे इनके साथ, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। इनका क्या एम था कि हमें कुछ सेल्फलेस मतलब सर्विसमैन को ट्रेन करना है ताकि वो इंडिया के इंटरेस्ट में सर्विस दें, अपनी उनके लिए काम करें, ठीक है। मीन्स क्या था इनका, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स इन्होंने एम्प्लॉय किए थे कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को ही एम्प्लॉय करके सोसाइटी को रिफॉर्म करेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या मतलब अगेंस्ट जाकर नहीं करेंगे। अब उसको इलीगल तो नहीं बोल सकते हैं, लाइक समथिंग विच इज़ एक्सेप्टेबल, ठीक है, हम बस वही करेंगे, उसी से हम ट्राई करेंगे कि हम सोसाइटी को रिफॉर्म कर दें। न्यूज़पेपर ऑफ गोखले की बात करें तो हितावदी था, ठीक है, ये न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम एम्फोसाइजिंग बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए हैं जिसमें डायरेक्ट आपके मैच द फॉलोइंग आ गए हैं। अगर आपको न्यूज़पेपर के जो लीडर हैं उनका नहीं पता है तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। देन वी हैव सोशल सर्विस लीग, ये भी आपके बॉम्बे वाले रीजन में ऑपरेट हो रहा था 1911 के टाइम में। फाउंडर कौन थे इसके, फाउंडर थे आपके नारायण मल्हर जोशी, एन.एम. जोशी भी बोलते हैं। ही वॉज द फॉलोअर ऑफ गोखले, ओके। इसका एम क्या था, बेटर एंड रिजनेबल कंडीशन ऑफ लाइफ एंड वर्क फॉर द मासेस, कि मतलब जो कंडीशंस थी लोगों की जीने की उसको अच्छी कर दी जाए और मासेस के लिए मतलब काम किया जाए। कुछ सोशल सर्विस है ना, कि सोशल सर्विस कर रहे हो आप, लोगों के लिए काम कर रहे हो, ठीक है, इसलिए सोशल सर्विस लीग थी। एक्टिविटी क्या थी, मतलब वही इन्होंने स्कूल खोले, लाइब्रेरी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसके माध्यम से ये लोगों की सेवा कर रहे थे उस टाइम। और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि लेटर एन.एम. जोशी ने फाउंड किया था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, कौन से साल में, 1920 में। ये लेटर स्प्लिट भी हो जाता है तो उसके बारे में हम सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में बात करेंगे। नेक्स्ट आपका रामकृष्ण मूवमेंट है। तो रामकृष्ण मूवमेंट किसने स्टार्ट किया है,
देखते हैं। रामकृष्ण इज कंसिडर्ड टू हैव एक्सपीरियंस्ड हाईएस्ट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस अवेलेबल टू हिंदूज। तो ये आपका रामकृष्ण परमहंस था, ये कहाँ थे आपके, ये रामकृष्ण जो आपका मूवमेंट है कहाँ था, ये आपके बंगाल वाले रीजन में था, ठीक है। अब जो रामकृष्ण परमहंस थे ये एक प्रीस्ट थे, कहाँ पर थे ये आपके काली टेम्पल, जो आपका दक्षिणेश्वर में काली टेम्पल है ना, यहाँ पर एक प्रीस्ट थे। तो ये क्या करने लग गए, ये लोगों को इन्फ्लुएंस करने लग गए, लेक्चर्स देने लग गए। मतलब वो होता है ना, प्रीच करते हैं हम, कि आप मतलब प्रीच कर रहे हो, कुछ लोग आपकी बातें सुन रहे हैं। दो इन्होंने कोई भी बुक वुक नहीं लिखी, कोई बुक और कन्वर्सेशन नहीं है, ठीक है, बट इनकी जो टीचिंग्स है वही मतलब इनके, हम उससे से जानते हैं कि इन्होंने कैसे कैसे आइडियाज़ अपने प्रोपगेट किए थे। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्या था, टू फॉर्म अ बैंड ऑफ मॉन्क डेडिकेटेड टू प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी टू स्प्रेड द यूनिवर्सल मैसेज ऑफ वेदांता। क्या ऑब्जेक्टिव था इनका, कि एक मतलब हम मॉन्क्स मतलब वो होते हैं ना कि जो बस लोगों के लिए काम करते हैं, शादी नहीं करते हैं, एंड उनकी पूरी लाइफ डेडिकेट हो जाती है फॉर द सर्विस ऑफ द मासेस। तो ऐसे मॉन्क्स को हम मतलब तैयार करें जो वेदांता का मैसेज को स्प्रेड कर सके, ठीक है, वेदांता। ओके, सेकेंड इज व्हाट, consider all men, women, children of different caste, creed, color as variable manifestation of the divine preaching, charitable works। तो जितने भी मतलब लोग हैं, चिल्ड्रन को ले लो, मैन वुमेन, ये क्या है, ये मैनिफेस्टेशन है भगवान के। मैनिफेस्टेशन मतलब क्या होता है कि भगवान का अलग अलग अवतार है, ठीक है। तो ये हर एक को, हालांकि इन्होंने मतलब, जबकि इन्होंने अपनी जो वाइफ थी इनको भी मतलब ये मदर के उससे जानते थे, मदर डिवाइन के नाम से, ठीक है। तो ये हर इंसान में भगवान देखते थे। द सेकेंड ऑब्जेक्टिव वॉज फर्दर्ड बाय स्वामी विवेकानंदा। सेकेंड ऑब्जेक्टिव के लिए जो इनका सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या था, कि एक डिसाइपल हमें बनाना है जो कि मतलब प्रीचिंग वाला जो वर्क है वो कैरी आउट कर सके, ठीक है, चैरिटेबल वर्क वगैरह के लिए। तो इसके लिए स्वामी विवेकानंद क्या करते हैं, स्वामी विवेकानंद खोलते हैं रामकृष्ण क्या मठ, रामकृष्ण मिशन, सॉरी। इसके हेडक्वार्टर क्या थे, हेडक्वार्टर बेलूर में है आपके बंगाल में, और ये मतलब दोनों के ही मठ एंड मिशन दोनों के ही बंगाल में है। बट ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन थी ये ट्विन ऑर्गेनाइजेशन ज़रूर थी, मतलब एक दूसरे से सिमिलर थी, बट ये सेपरेट थी। ऐसा नहीं बोल सकते कि एक ही थी, ये दोनों सेपरेट थी एक दूसरे से। इनका मेन आइडिया क्या था, कि मेडिटेशन, भक्ति, अमिस्ट इंक्रीजिंग वेस्टर्नाइजेशन। तो जैसे जैसे लोग मतलब मटेरियलिज्म की तरफ भाग रहे थे, इसमें यह क्या प्रोपगेट कर रहे थे, कि आत्मा शक्ति होनी चाहिए, ठीक है, भक्ति, मेडिटेट करो, ठीक है, क्योंकि आपको इंटरनल पीस मिलेगी उससे, ठीक है। वननेस ऑफ ऑल रिलीजन, एक सारा रिलीजन एक ही है, ये इन्होंने प्रोपगेट किया। सी दी परमहंस मैरिड सरदामनी विच वॉज लेटर कंसिडर्ड एज होली मदर। तो वही है, इसको भी वो मतलब लाइक डिवाइन तरीके से देखते थे हर इंसान में, कि हर इंसान एक भगवान का अवतार है मतलब धरती पर। आर्य समाज की बात करें तो आर्य समाज किसने स्टार्ट किया है, ये आपका स्टार्ट किया है दयानंद सरस्वती जी ने, ठीक है। दयानंद सरस्वती जी के बारे में थोड़ा सा अगर हम बात करें तो ये मतलब क्या, कैसा आइडिया प्रोपेगेट कर रहे थे, रिवाइवलिस्ट था। जो इन्होंने आर्य समाज स्टार्ट की थी ये आपके रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थी। फिर इनको एजुकेशन किस में मिली थी, वेदांता में मिली थी। किसने दी थी, तो ये आपकी दी थी स्वामी वज्रानंदा ने, कहाँ पर, मथुरा में दी थी। उसके बाद इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था, किसको क्रिटिसाइज़ किया दयानंद सरस्वती जी ने, माया को, ठीक है। माया मतलब इल्यूशन, इल्यूशन ये होता है ना कि आप मतलब ब्लाइंडली बिलीव कर रहे हो किसी के ऊपर, ठीक है। तो इसको ये क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, मोक्ष को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि उनको लगता था कि आप एक जरिया देख रहे हो कि आप दुनिया से या यहाँ से भाग जाओ। तो ये एक एस्केपिस्ट टेंडेंसी है, इनको ये क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, ठीक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आर्य समाज के बारे में। आर्य समाज के गाइडिंग प्रिंसिपल क्या थे, गॉड embodies ट्रू नॉलेज एंड इज़ दी ओनली वर्दी ऑफ ऑल वर्शिप। गॉड ही है जिसके पास ट्रू नॉलेज है, और एकमात्र वही है जिसकी हम पूजा कर सकते हैं। वेदास आर द सोर्स ऑफ ट्रू नॉलेज,
जैसे हमने डिस्कस किया था, इन्होंने स्लोगन दिया था बैक टू वेदास, कि वेदा ही है जिसमें जो सही नॉलेज है वो है, और इसीलिए हर नॉलेज के लिए हमें वेदास के पास ही जाना चाहिए। द आर्य शुड सीक ट्रूथ एंड अबंडन अनट्रूथ, कि आपको सच की तरफ जाना है, एंड अनट्रूथ जो भी है उसको क्या करना है, नकारना है। एंड अगर कोई भी उसको हेल्ड कर रहा है अनट्रूथ को, तो उसको उसका मतलब लाइक इनलाइटनमेंट करनी है, उसको सच बताना है, ये काम था। धर्म शुड बी द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ ऑल एक्शन, ठीक है, कि जो गाइडिंग प्रिंसिपल क्या था, धर्म, आपको अपना धर्म करना है, ठीक है, धर्म करो, फल की चिंता मत करो, बस वही वाली बात है, काम करते रहो। समाज शुड प्रमोट वर्ल्ड पीस प्रमोट करनी है, सबको ट्रीट करना है किससे, लव एंड जस्टिस के साथ। इग्नोरेंस को हमें रिमूव करना है, ट्रू नॉलेज की तरफ बढ़ना है। एंड सोशल वेलबींग इज टू बी प्लेस्ड अबव इंडिविजुअल्स वेलबींग। तो जैसे ये देखो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों, हमने अभी तक बात की रिफॉर्म मूवमेंट में क्या हो रहा था कि इंडिविजुअल इनिशिएटिव पे फोकस किया जा रहा था, बट जस्ट बिकॉज आर्य समाज क्या था, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। तो इन्होंने क्या बोला कि सोसाइटी की जो वेलबींग है वो इंडिविजुअल की वेलबींग से ऊपर रखी जाती है। सोसाइटी का भला होना चाहिए, ना कि इंडिविजुअल का भला होना चाहिए। सोसाइटी जैसा सोच रही है उस पे चलना है, ना कि जैसा इंडिविजुअल सोच रहा है उस पे चलना है। तो समझ के क्या डिफरेंस था आर्य समाज में बाकी के रिफॉर्म मूवमेंट में। द समाज प्रोमोटेड इक्वालिटी ऑफ सेक्सेस, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट टू हिंदूज, कैसे कैसे दिया था इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट हिंदूज को, इन्होंने ग्लोरीफाई किया था ना पास्ट के जो हमारा ट्रेडिशंस थे, इनको ग्लोरीफाई किया है। तो एक लोगों के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट इन्होंने पैदा की, सेल्फ कॉन्फिडेंस दैट योर कल्चर और योर ट्रेडिशन इज़ नॉट इन्फीरियर टू एनी वंस कल्चर, ठीक है। तो इसीलिए सेल्फ रिस्पेक्ट इन्होंने दी लोगों के अंदर, मतलब जागरूक की। फिर उन्हें इन्होंने स्टार्ट की थी शुद्धि मूवमेंट, किस चीज़ के लिए, ये रिकन्वर्ट करना चाहते थे जो भी हिंदूज क्रिश्चियनिटी में या इस्लाम में कन्वर्ट हो गए हैं, ये चाहते थे कि वो वापस हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो जाएं। तो इसके लिए स्टार्ट करते हैं शुद्धि मूवमेंट। इसका एक हमारा अगर हम देखें तो रिज़ल्ट क्या होता है, रिज़ल्ट होता है कि कम्युनलिज्म फैल जाती है, और एंड ये भी एक रोल प्ले करता है किसमें, पार्टीशन में हमारा, क्योंकि जो रिफ्ट होता है इंडियन एंड मुस्लिम्स के बीच में वो थोड़ा वाइडन हो जाता है इस शुद्धि मूवमेंट से। इसके ही रिस्पांस में हम देखेंगे कि हमारे बहुत सारे और भी मूवमेंट चलते हैं, क्योंकि ये स्टार्ट करते हैं तो आपके जो सर सैयद अहमद खान है वो भी ऐसी मूवमेंट स्टार्ट करेंगे ताकि वो लोगों को कन्वर्ट कर सके इनटू इस्लाम। आफ्टर दयानंद डेथ जो आर्य समाज था वो स्प्लिट हो जाता है दो पार्ट में, ठीक है। कौन कौन से पार्ट में, एक होता है आपका कॉलेज पार्टी, ठीक है, और एक होता है आपका गुरुकुल पार्टी। अब नाम से आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कॉलेज मतलब क्या होगा, मॉडर्न एजुकेशन की बात कर रहे होंगे ये लोग। और अगर गुरुकुल की बात करें तो ये किसी एजुकेशन की बात कर रहे होंगे, ट्रेडिशनल एजुकेशन की बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो जो आपकी कॉलेज पार्टी थी उसके लीडर कौन थे, उसके लीडर थे आपके लाला हंसराज, लाला लाजपत राय एंड लालचंद, ओके। यहाँ पे कॉलेज पार्टी को लीड कर रहे थे। गुरुकुल पार्टी को कौन लीड कर रहे थे, आपके स्वामी श्रद्धानंद कर रहे थे। तो अगर थोड़ी बहुत आइडिया की बात करें इन दोनों में क्या ऐसा मतलब डिफरेंट था, तो जो कॉलेज पार्टी थी वो चाहती थी इंग्लिश एजुकेशन प्रमोट की जाए, बट गुरुकुल सिस्टम क्या चाहते थे, संस्कृत एजुकेशन प्रमोट की जाए। सेकंड क्या थी, द कॉलेज पार्टी वॉज नॉट अगेंस्ट नॉन वेजिटेरियन फूड, बट गुरुकुल सिस्टम क्या बोलता था कि आपको स्ट्रिक्टली अडॉप्ट करना है क्या, वेजिटेरियन फूड, ठीक है। तो ये सारे थोड़े से इनके आइडियाज़ थे, इसलिए जो आर्य समाज है वो स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव सेवा सदन। सेवा सदन किसने स्टार्ट किया है आपका, ये आपके ब्रह्मा जी एम मालाबारी जी ने स्टार्ट किया है, जो कि पारसी रिफॉर्मर थे, ठीक है। ये किसके लिए काम करते हैं, वही आपका चाइल्ड मैरिज एंड विडो रिमैरिज के लिए काम करते हैं। इनके एफर्ट से हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास हुआ था, जिससे जो चाइल्ड मैरिज थी, जो वुमेन की मैरिज नहीं कर सकते आप, जो भी 12 ईयर से नीचे की लड़की है उसकी आप शादी नहीं कर सकते, तो ये था एज ऑफ कंसेंट एक्ट में। देन ही स्टूड फॉर एक्सप्लॉयटेड वुमेन, डेस्टिट्यूट वुमेन, इनके लिए इन्होंने अच्छा काम किया था, इनके मतलब हित के लिए, इनके राइट्स के लिए,
ये खड़े हुए थे एंड उन्होंने अच्छे स्टेप्स उठाए थे। देन ही एक्वायर्ड एंड एडिटेड इंडियन स्पेक्टेटर, ये इन्होंने एक्वायर किया था किसी से एंड फिर इसको एडिट किया था। ओके, देन वी हैव देव समाज। देव समाज कब फाउंड हुआ है? 1887 में। किसने इसको फाउंड किया है? बाय शिव नारायण अग्निहोत्री, ये इन्होंने इसके फाउंडर थे। इट इज़ अ रिलीजियस एंड अ सोशल रिफॉर्म सोसाइटी। इन्होंने किस पे एम्फोसाइज किया था? इटर्निटी ऑफ सोल, सुप्रीमेसी ऑफ द गुरु एंड गुड एक्शन। अच्छे कर्म करने हैं आपको, गुरु ही परमात्मा है, ठीक है, और सोल की इटर्निटी, ठीक है। ही कॉल्ड फॉर एन आइडियल सोशल बिहेवियर सच एज नॉट एक्सेप्टिंग ब्राइब्स, अवॉइडिंग इंटॉक्सिकेंट्स एंड नॉन वेजिटेरियन फूड। आपको नॉन वेज फूड अवॉइड करना है, ठीक है, ब्राइब एक्सेप्ट नहीं करनी है और इंटॉक्सिकेंट अल्कोहल वगैरह कंज्यूम नहीं करना है। फिर इनकी जो भी टीचिंग्स थी वो कंपाइल की गई थी कहाँ पे? देव शास्त्र बुक में कंपाइल की गई थी। इनकी जितनी भी टीचिंग्स थी यही प्रीचिंग कर रहे थे। नेक्स्ट वे धर्म सभा। तो धर्म सभा किसके अगेंस्ट पैदा की गई थी? किस मूवमेंट के अगेंस्ट? तो इट वाज अगेंस्ट आपका जो ब्रह्म समाज था, उनके जो टीचिंग्स थे उनके अगेंस्ट स्टार्ट हुई थी धर्म सभा। धर्म सभा किसने स्टार्ट की है? भाई राधाकांत देव। तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि ब्रह्म समाज के अगेंस्ट हुई है, तो ये कैसी होगी? ये ऑब्वियस सी बात है, फिर तो ये ऑर्थोडॉक्स होगी, क्योंकि ये तो वो थी ना, रिवाइवलिस्ट थी, रिफॉर्म करना चाह रही सोसाइटी में, तो ये ऑर्थोडॉक्स थी। दे वांटेड स्टेटस को, कि जो जैसा है वैसा ही बना रहे, कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। दे वांटेड सती टू कंटिन्यू, सी आई सेड यू, ये चाहते थे कि जो जैसा है वैसे ही चलता रहे, आपको कुछ भी इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। हाइवर एक मतलब इन्होंने बट वेस्टर्न एजुकेशन को फेवर किया था गर्ल्स के लिए, ठीक है। ये थोड़ा मतलब ऑर्थोडॉक्स के अगर हम थिंकिंग से देखें तो थोड़ा हमें अजीब लगेगा, बट इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को भी प्रमोट किया था कि गर्ल्स को वेस्टर्न एजुकेशन मिलनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट वी हैव भारत धर्म महामंडला विच वॉज फाउंडेड इन 1902। ये भी ऑर्थोडॉक्स थी, ऑर्थोडॉक्स ऑर्गेनाइजेशन। ये भी किसके लिए फाइट कर रही थी? स्टेटस को के लिए, कि स्टेटस को मेंटेन होना चाहिए, जो जैसा है वैसा ही चले। इसके लिए इन्होंने क्या किया? जो आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन की जो जो भी टीचिंग्स थी, थियोसॉफिस्ट के, इनकी जितने भी टीचिंग्स थी कि वुमेन एजुकेशन होना चाहिए, विडो मैरिज होनी चाहिए, चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए, ये उनको अपोज कर रहे थे, ठीक है, इनकी टीचिंग्स को। ये कैसे बनी थी? ये जब ये सारी ऑर्गेनाइजेशन सनातन धर्म सभा, धर्म महापरिषद एंड धर्म महामंडली, इनको जब अमेलगमेट कर दिया, एक में मिला दिया गया, तो बन गई आपके भारत धर्म महामंडला। इसमें एक इम्पॉर्टेंट है कि पंडित आपके जो मदन मोहन मालवीय जी थे, ये एक इम्पॉर्टेंट लीडर थे, एक इम्पॉर्टेंट फिगर थे इस मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब ऐसा आप सोचोगे, बट अगर हम थोड़ी बहुत डेप्थ में जाएं तो मदन मोहन मालवीय जी हमेशा से हिंदू फेवर्ड रहे हैं एंड ही फेवर्ड ऑर्थोडॉक्सी, कि जो पुराना समाज था वैसा ही रहना चाहिए एंड मतलब कोई भी चेंजेस उसमें नहीं आने चाहिए। तो अगर आपको मदन मोहन मालवीय जी के बारे में थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉलेज है तो आप ये गेस कर सकते हो कि ये इसमें लीडर हो सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव राधा स्वामी मूवमेंट। राधा स्वामी मूवमेंट के फाउंडर की बात करें तो तुलसी राम थे, जिनको शिव दयाल साहब से भी के नाम से जाना जाता है। कब फाउंड हुई थी मूवमेंट? 1861 में। ये किस पे बिलीव करते थे? एक सुप्रीम भगवान होना चाहिए, गुरु ही परमात्मा है। किसकी कंपनी होनी चाहिए? अच्छे लोगों की कंपनी होनी चाहिए। सत्संग वगैरह जाओ आप लोग, अच्छे लोग मिलेंगे, पूजा पाठ करते होंगे भगवान की, मतलब पूजा पाठ में विलीन रहते होंगे, तो वैसे लोगों की संगति होनी चाहिए और एक सिंपल लाइफ होनी चाहिए, ठीक है। आपको मटेरियलिस्टिक लाइफ की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल लाइफ जियो, खाना पीना खाओ और सो जाओ, बस इनके अकॉर्डिंग यही था। स्पिरिचुअल अटेनमेंट दे बिलीव, तो ये ऐसा सोचते थे कि जैसे गौतम बुद्धा जी ने स्पिरिचुअल अटेनमेंट के लिए क्या किया था कि मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष नहीं मतलब स्पिरिचुअल अटेन, मतलब वो स्पिरिचुअलिटी को अटेन करने के लिए वो अपना घर छोड़ के चले जाते हैं। वो मतलब आपने पढ़ा होगा ना कि गौतम बुद्धा जी मतलब लाइफ के सच को देखना चाहते थे, इसलिए वो अपने घर से चले जाते हैं, मेडिटेट करते हैं। बट ये ऐसा बोलते हैं कि स्पिरिचुअल अटेनमेंट के लिए आपको घर को छोड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको अपने जैसे घर बार की को त्याग करके अगर आप सोचो कि स्पिरिचुअल अटेनमेंट होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप घर में रहने के बाद भी ऐसा कर सकते हो। ओके,
ओके, दे कंसिडर ऑल रिलीजन टू बी ट्रू, सारे ही रिलीजन सच हैं, ठीक है। और इनको कोई भी विश्वास नहीं था किस पे, टेम्पल, श्राइन, मस्जिद, दरगाह और मंदिर में या गुरुद्वारे में, इनको कोई भी बिलीव नहीं था। इनको ऐसा लगता था अगर आप वहाँ नहीं भी जाओगे तो भी आप रिलीजियस रह सकते हो। देन एम्फोसाइज किस पे किया था, आप अपने धर्म को पूरा करते रहो, चैरिटी करते रहो, सर्विस देते लोगों को, एंड प्रे करते रहो। प्रे कहाँ, घर पे ही करते रहो, क्योंकि टेम्पल पे तो कोई विश्वास ही नहीं है। देन वी हैव श्री नारायण गुरु धर्म परिपालना, जिसको SNDP मूवमेंट से भी हम जानते हैं। ये अगर इसकी ओरिजिन की बात करें तो इट वॉज बॉर्न आउट ऑफ अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द डिप्रेस्ड क्लासेस एंड द अपर कास्ट। जब डिप्रेस्ड क्लासेस एंड अपर कास्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो SNDP मूवमेंट का ओरिजिन होता है। स्टार्ट की बात करें तो ओरिजिन किसने, फाउंडर कौन थे इसके, फाउंडर थे आपके श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु के बारे में अगर आपको याद है तो हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि इन्होंने एक स्लोगन दिया था। क्या था, वन गॉड, वन रिलीजन, ठीक है, एंड वन कास्ट, ठीक है, वही इनके ओरिजिनेटर हैं। ये अगर हम बात करें तो SNDP मूवमेंट मतलब किसके बीच में हुआ था, इजावाज ऑफ केरला, जो कि लोअर कास्ट से थे, अनटचेबल्स थे, ठीक है। इनको क्या था, एजुकेशन भी नहीं दी जाती थी एंड टेम्पल्स में एंट्री भी नहीं दी जाती थी। तो इनके राइट के लिए SNDP मूवमेंट श्री नारायण गुरु जी ने स्टार्ट की थी। हिज रेवोल्यूशन सून लेड टू रिमूवल ऑफ मेनी डिस्क्रिमिनेशन इन केरला सोसाइटी। तो इनकी इस मूवमेंट की वजह से जितने भी मतलब डिस्क्रिमिनेशन होते थे अनटचेबल्स के साथ केरला में, वो रिमूव हुए थे, ठीक है। इन्होंने मतलब बहुत हद तक कोशिश की थी, बहुत हद तक वो रिमूव कर पाए थे, ये जो भी मतलब इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था अनटचेबल्स के साथ, ठीक है। दी अराविपुरम मूवमेंट ड्रू द फेमस पोएट कुमार आसन एज द डिसाइपल। तो इनके मूवमेंट से जो पोएट थे कुमार आसन, ये बहुत ही मतलब प्रेरित हो गए थे इनसे, और ये इनके मूवमेंट को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। और 1889 में अराविपुरम क्षेत्र युगम इस्टेब्लिश होती है, ये एक कंपनी होती है, ठीक है। ये डिसाइड करती है कि हमें जो अपना मूवमेंट है इसको एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्म करना चाहिए, ताकि हम जो इजावाज के मटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस के लिए काम कर सकें, ठीक है। मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल सक्सेस के लिए या अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर सके। तो इन्होंने डिसाइड किया कि जो अराविपुरम क्षेत्र योगम है इसको हम बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, इसको रजिस्टर कर दिया एज अ कंपनी इन 1903 अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट। इसके चेयरमैन कौन थे, आपके नारायण गुरु, और सेक्रेटरी कौन थे, कुमार आसन इसके सेक्रेटरी बन गए, और इन्होंने अनटचेबल्स के लिए बहुत अच्छा काम किया। श्री नारायण गुरु हेल्ड दैट ऑल रिलीजन आर सेम, ठीक है। कंडेम किया था इन्होंने एनिमल सेक्रीफाइस, कि एनिमल सेक्रीफाइस नहीं होना चाहिए। फिर इन्होंने जो इजावाज थे उनको मतलब इन्फ्लुएंस किया था, इन्फ्लुएंस तो नहीं बोल सकते, उनसे ऐसा मतलब अर्ज किया था कि आप जो टोडी टैपिंग है का प्रोफेशन है उसको छोड़ दो। टोडी टैपिंग कहते वही मतलब लीकर वाला जो वो था, लीकर बनाने का जो मेथड था उसको छोड़ दो, और लीकर पीना भी छोड़ दो आप, ठीक है, अल्कोहल वगैरह कंज्यूम करना छोड़ दो आप। दे टुक अप सेवरल इश्यूज, जैसे क्या था कि एडमिशन टू स्कूल्स, उनको स्कूल में एजुकेशन मिलनी चाहिए, रिक्रूटमेंट होना चाहिए उनका पब्लिक सर्विस में, गवर्नमेंट सर्विस में, उनको टेम्पल में मतलब एंट्री का असेस होना चाहिए, रोड पर चलने का अधिकार होना चाहिए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटमेंट होना चाहिए उनका, ठीक है, कि इक्वालिटी पर ट्रीट करो आप इस आवाज़ को, और उनको भी हर फील्ड में रिप्रेजेंटेशन दो। ओके, देन वी हैव वोकलिंग सगा। वोकलिंग सगा कहाँ थी, मैसूर में थी। ये किसके लिए, मतलब ये एंटी ब्राह्मण मूवमेंट थी, तो ये ब्राह्मण के जो भी मतलब वही ब्राह्मणिकल डोमिनेंस के अगेंस्ट काम कर रहे थे। कब स्टैब्लिश हुई, 1905 में हुई है। जस्टिस मूवमेंट की बात करें तो ये किसने स्टार्ट की है, CN मुडलियार, TM नायर एंड P त्यागराज, ठीक है। कहाँ पर थी, मद्रास में थी। अगर आपको नाम याद करने में दिक्कत हो रही है तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, आप बस TM नायर को याद कर लो, ठीक है। TM नायर आपको याद हो गया, अब आपको दो नाम और याद करने हैं। T से आपका त्यागराज हो गया, M से आपका मुडलियार हो गया है। तो ये आपको इजीली लर्न हो जाएंगे कि इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे, ठीक है। बस एक नाम आप अगर आप याद कर लोगे तो आपको तीनों नाम याद हो जाएंगे। ये किसके लिए काम कर रहे थे, ये काम कर रहे थे कि जो नॉन ब्राह्मण्स हैं
अनटचेबल्स हैं उनको उनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। कहाँ पर? जॉब्स में होनी चाहिए, लेजिस्लेचर में उनको रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर लेजिस्लेचर में उनकी रिप्रेजेंटेशन होगी तो वो अपने जो इंटरेस्ट है वो वहाँ पर रख सकते हैं कि हमारी ये डिमांड्स है, हमें ये चाहिए। तो हो सकता है उनको अपनी डिमांड्स उन पूरी हो जाए और उनको अपने राइट्स मिल जाएं। In 1917, Madras Presidency Association was formed, which demanded separate representation for the lower caste in the legislature. ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम करते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। किसने स्टार्ट किया? ईवी रामास्वामी नायकर। कब? 1920s में। ये क्या मतलब किसके अगेंस्ट काम कर रहे थे? ब्राह्मणिकल रिलीजन के अगेंस्ट काम कर रहे थे, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि जो ब्राह्मणिकल रिलीजन है ये एकदम मतलब सोल कॉज है किसका? फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लोअर कास्ट। ब्राह्मणिक जो ब्राह्मणिकल रिलीजन है, ब्राह्मणिकल कल्चर है, उनका डोमिनेंस है, इसके वजह से ही लोअर कास्ट वाले लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो इनको ही रिमूव कर देना चाहिए। फिर इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो बहुत सारी वेडिंग्स कंडक्ट की थी विथआउट द ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण्स का काम क्या होता है? वही शादी कराते थे। तो उन्होंने बहुत सारी शादी करवाई थी विथआउट आपके ब्राह्मण प्रीस्ट के। देन वी हैव टेम्पल एंट्री मूवमेंट। टेम्पल एंट्री मूवमेंट के लीडर कौन थे आपके? फाउंडर कौन थे? श्री नारायण गुरु, एन कुमार आसन एंड टी के माधवन। अब देखो, अगर आपने अभी हमने SNDP मूवमेंट पढ़ा था, तो श्री नारायण गुरु एंड कुमारन आसन तो सेम नाम है, बस टी के माधवन ऐड हो गया यहाँ पर, एक एक्स्ट्रा हमारे पास फाउंडर है। इन्होंने क्या मतलब किस मुद्दे पे था ये चाहते थे कि जो टेम्पल में एंट्री करने के जो राइट है वो ओपन अप कर देनी चाहिए। किन के लिए? अनटचेबल्स के लिए। तो इसके लिए ही था टेम्पल एंट्री मूवमेंट। टेम्पल में एंट्री होनी चाहिए अनटचेबल्स की। ठीक है, किस वाले रीजन में कंसंट्रेटेड था ये मूवमेंट? ट्रवैनकोर वाले रीजन में था। ठीक है, अब इसको कौन लीड कर रहा था? इन 1924 इट वॉज लेड बाय KP कसवा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो टेम्पल्स थे, हिंदू टेम्पल्स, दे वर थ्रोन ओपन फॉर द अनटचेबल्स। इनके लिए ओपन कर दिए गए एंड अनटचेबल्स भी टेम्पल में जा सकते थे। ये इसलिए थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि गांधी ने इसको सपोर्ट किया था। गांधी ने एक मतलब मार्च निकाली थी इस मूवमेंट के सपोर्ट के लिए। तो टेम्पल एंट्री मूवमेंट के लिए मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी भी इससे एसोसिएटेड है। अगेन इन 1931 टेम्पल एंट्री मूवमेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन केरला। ये वापस ऑर्गेनाइज हुई, 2 फेज में हुई है। 1931 में फिर हुई थी। इंस्पायर्ड बाय के कलप्पन, द पोएट सुब्रमण्यम रालेड टू गुरुव्यार। के कलप्पन जी किस लिए फेमस हैं? अब के कलप्पन जी को अपने मतलब फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसलिए थोड़े ज़्यादा फेमस है। तो इनकी टीचिंग से इंस्पायर होके वापस एक मार्च निकलती है 1931 में। किसके लिए? वही अनटचेबल्स के लिए, टेम्पल ओपन अप करने के लिए। अब आप सोच रहे हो कि पहले निकली है तो वापस क्यों निकाल रहे, जब खोल ही दिए थे सारे टेम्पल्स अनटचेबल्स के लिए। तो वो ट्रवैनकोर वाले रीजन में कंसंट्रेटेड था, बट अब कहाँ है? पूरे केरला वाले रीजन में कंसंट्रेटेड है ये मूवमेंट, कि पूरे केरला के टेम्पल्स वो चाहते हैं कि अनटचेबल्स के लिए ओपन अप हो जाए। अब कुछ लीडर के नाम दिए गए हैं। फाइनली 1936 द महाराजा ऑफ ट्रवैनकोर इशूड अ प्रोक्लेमेशन थ्रोइंग ओपन ऑल गवर्नमेंट कंट्रोल्ड टेम्पल्स टू ऑल हिंदूज। फाइनली 1936 में क्या होता है कि जितने भी टेम्पल्स होते हैं उसको ओपन अप कर दिया जाता है अनटचेबल्स के लिए। अब सिमिलर मूवमेंट का मद्रास में भी होता है, जिसके लीडर कौन होते हैं? सी राजगोपालाचारी, और ये स्टार्ट होता है 1938 में। जब इन्होंने देखा कि 1936 में ट्रवैनकोर में ऐसा हो गया है तो ये मद्रास वाले रीजन में भी सेम मूवमेंट चलाते हैं, ताकि मद्रास में भी जो टेम्पल्स हैं वो अनटचेबल्स के लिए ओपन अप कर दिए जाएं। अब बात करते हैं इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की। तो इसके फाउंडर कौन थे? MG रानाडे एंड रघुनाथ राव। ठीक है, इट मेट एनुअली फ्रॉम द फर्स्ट सेशन इन मद्रास इन 1887। इनका फर्स्ट सेशन हुआ था 1887 में, और उसके बाद 1887 के बाद इनका जो भी सेशन था वो उसी टाइम पर होता था और उसी जगह पर होता था जहाँ पर INC का सेशन होता था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ठीक है, इनका अगर हम बोले तो ये किस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे थे? ये फोकस कर रहे थे सोशल इश्यूज़ के ऊपर, जो भी मतलब सोशल इश्यूज़ उस टाइम इंपॉर्टेंट थे, जैसे विडो रीमैरिज, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट काम करना, अबॉलिशन ऑफ सती। तो इसके लिए ये काम कर रहे थे, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? इस ऑर्गेनाइजेशन को सोशल रिफॉर्म सेल ऑफ INC भी बोला जाता है,
ठीक है, क्योंकि ये पॉलिटिकली इनके साथ एसोसिएटेड नहीं था, बट इनकी जो मीटिंग्स थी, वेन्यू थी, वो सिंक्रोनाइज्ड थी आईएनसी के साथ। इसीलिए जो अपना आईएनसी था वो पॉलिटिकल इश्यूज उठाता था, और जो आपका इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस था ये आपका खाली सोशल इश्यूज उठाता था। इसीलिए सोशल रिफॉर्म सेल था आईएनसी का। किसके लिए काम किया? इंटरकास्ट मैरिज, पॉलीगैमी को अपोज किया, कोलिनिज्म को अपोज किया इन्होंने। फिर इन्होंने एक प्लेज मूवमेंट लॉन्च किया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लेज मूवमेंट क्या था कि आपको प्लेज लेना है। लोगों से इन्होंने आग्रह किया कि आप प्लेज लो कि आप चाइल्ड मैरिज को ना तो प्रमोट करोगे, ना ही आप अपने बच्चों के चाइल्ड मैरिज कराओगे। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट प्लेज मूवमेंट किसके लिए था एंड कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी हैव वहाबी मूवमेंट, जिसको वलीउल्लाह मूवमेंट भी बोलते हैं। किसकी टीचिंग से ये इंस्पायर था? तो अब्दुल वहाब ऑफ अरेबिया एंड शाह वलीउल्लाह की टीचिंग से ये इंस्पायर था। इनकी टीचिंग से इंस्पायर होके वहाबी मूवमेंट स्टार्ट होता है। ठीक है, इनकी टीचिंग को कौन पॉपुलराइज करता है इंडिया में? शाह अब्दुल अजीज़ एंड सैयद अहमद बरेलवी। ठीक है, जिसने इनको मतलब इस इनकी टीचिंग्स को एक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव भी दे दिया था, क्योंकि ये तो इनकी जो टीचिंग्स थी वो मोस्टली इट वाज नॉट पॉलिटिकल इन नेचर, क्योंकि ये तो अपने इस्लाम के बारे में प्रोपेगेट कर रहे हैं। बट जो आपके शाह अब्दुल अजीज़ एंड सैयद अहमद बरेलवी जी थे, इन्होंने क्या किया कि पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव दे दिया। अगर हम इसकी बात करें कि रिफॉर्मिस्ट था या रिवाइवलिस्ट था, तो इट वाज अ रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। क्यों? क्योंकि इट वाज अगेंस्ट द वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस एंड दे वांटेड टू रिवाइव इस्लाम। ठीक है, ये कैसा मूवमेंट था? ये आपका रिवाइवलिस्ट था। मतलब ये सारी चीज़ें थोड़ी सी आप याद रखना, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। The un-Islamic practices that had crept into Muslim society were sought to be eliminated, कि जो भी अन-इस्लामिक प्रैक्टिस है, जैसे वेस्टर्न को इन्फ्लुएंस आ गया है, उसको हमें निकालना है। फिर ये बोलते थे कि इंडिया एक दर उल हर्ब है, दैट इज़ लैंड ऑफ काफिर, और इसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें? दर उल इस्लाम, लैंड ऑफ इस्लाम में कन्वर्ट करना है इसको हमें। ठीक है, इनिशियली जो मूवमेंट था वो किसके तरफ डायरेक्टेड था? किसके तरफ था? सिख्स के अगेंस्ट था। ठीक है, बट जब सिख को जो पंजाब को अनेक्स कर लिया गया बाय द ब्रिटिशर्स, तो ये मूवमेंट ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गया था। ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट द वहाबीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्प्रेडिंग एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स इन्होंने स्प्रेड की थी लोगों में। बट ये मूवमेंट मतलब एकदम ख़त्म सा हो गया था 1870s तक अंडर द ब्रिटिश माइट। तीतुमीर मूवमेंट की बात करें तो इनके जो फाउंडर थे वो कौन थे? मीर निथर अली, जिनको तीतू मीर भी बोला जाता है, एंड ही वॉज द डिसाइपल ऑफ सैयद अहमद बरेलवी, जो आपके वहाबी मूवमेंट की टीचिंग्स को जिन्होंने पॉपुलराइज किया है। दे अडॉप्टेड वहाबिज्म एंड एडवोकेटेड क्या? शरिया। शरिया को एडवोकेट किया था दैट पीपल शुड फॉलो शरिया। ही ऑर्गेनाइज द मुस्लिम पीजेंट्स ऑफ बंगाल। इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था जो भी मुस्लिम पीजेंट्स थे बंगाल में, किसके अगेंस्ट? हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड जो इंडिगो प्लांटर्स थे। क्योंकि क्यों किया था? क्योंकि ये बहुत ही एक्सप्लॉइट कर रहे थे किसको? आपके जो पीजेंट्स थे उसको बहुत एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। तीनों मूवमेंट की अगर हम बात करें तो इनके फाउंडर कौन थे? इनके फाउंडर थे आपके मीर निथर अली, जिनको हम तीतू मीर के नाम से भी जानते हैं। ये किसके डिसाइपल थे? सैयद अहमद बरेलवी के थे, जो कि आपके फाउंडर थे। फाउंडर तो नहीं बोल सकती, जिन्होंने प्रोपगेट किया था आपके टीचिंग्स वहाबी मूवमेंट के टाइम। तीतू मीर अडॉप्टेड वहाबिज्म एंड एडवोकेटेड द शरिया, कि लोगों को इन्होंने मतलब इन्फ्लुएंस किया था, परसुएड किया था कि आप शरिया को कि मतलब अडॉप्ट करो। ठीक है, ही ऑर्गेनाइज, और इन्होंने क्या किया? जो भी आपके मुस्लिम पीजेंट्स थे बंगाल वाले रीजन में, इनको ऑर्गेनाइज किया, एकजुट किया। किसके अगेंस्ट किया था? हिंदू लैंडलॉर्ड थे जो वहाँ पर बंगाल में, और जो इंडिगो प्लांटर्स थे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही एक्सप्लॉयट कर रहे थे पीजेंट्स को, इसीलिए इन्होंने पीजेंट्स को ऑर्गेनाइज किया जो कि मुस्लिम्स थे। बट ही वॉज किल्ड इन एक्शन बाय द ब्रिटिश इन 1831। तो तीतुमीर की मतलब फाइनली मतलब इनको मार दिया जाता है बाय द ब्रिटिशर्स इन 1831। फराजी मूवमेंट की बात करें तो फराजी मूवमेंट के फाउंडर कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह। कौन से ईयर में? 1880 में। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इज फरादी मूवमेंट। क्यों? क्योंकि इसका जो एम्फेसिस था वो किस पे था? इस्लामिक पिलर्स ऑफ फेथ। इस्लामी मतलब ये भी आपका रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। अगर हम बात करें कौन से रीजन में कंसंट्रेटेड था, तो ये आपके ईस्ट बंगाल वाले में था। ये
किसके लिए मतलब काम कर रहे थे कि जो भी मतलब अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस आ गई इस्लाम रीजन में उसको हमें रिमूव करना है। ठीक है, तो ये क्या था, इसीलिए रिवाइवलिस्ट था, क्योंकि ये रिमूव करना चाह रहे थे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस यहाँ पर। जो दूदू मियाँ के अंदर अगर हम बात करें, जो कि हाजी शरीयतुल्लाह के बेटे थे, इनके अंदर जो मूवमेंट था वो रिवोल्यूशनरी कैरेक्टर अडॉप्ट कर लेता है, थोड़ा रिवोल्यूशनरी हो जाता है। इसीलिए क्या, और अगर मतलब अगर कुछ अच्छे बात करें हमने तो इनका जो ऑर्गेनाइजेशनल एक्सेलेंस की बात करते हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज की थी अपनी मूवमेंट। कैसे, क्योंकि विलेज से लेके प्रोविंशियल लेवल तक इन्होंने एक खालीफा को प्लेस किया था जो कि इस मूवमेंट को अच्छे से चला रहा था। सेकंड क्या था, इन्होंने एक पैरामिलिट्री फोर्स भी ऑर्गेनाइज की थी। किसके लिए, ताकि ज़मींदार से लड़ सकें, क्योंकि ये भी तो आपके ईस्ट बंगाल वाले रीजन में जो मुस्लिम पीजेंट्स हैं, ये किसके को ऑर्गेनाइज किया था, किसके अगेंस्ट किया था, जो आपके हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे और इंडिगो प्लांटर्स थे। इसीलिए उन्होंने एक पैरामिलिट्री फोर्स को ऑर्गेनाइज किया था ताकि ज़मींदार से लड़ सकें। ही asked his followers not to pay rent. He even established its own law court. तो आपने देखा कि मतलब उस टाइम पर ऐसे चीज़ें इस्टेब्लिश करना, अपना ही खुद का लो कॉट इस्टेब्लिश कर लिया, पैरामिलिट्री फोर्स, ये अभी तक हमने दूसरे मूवमेंट में नहीं देखा। इसलिए जो फराजी मूवमेंट है ये इस चीज़ों के लिए यूनिक है हमारी। हाइवर जब दुदू मियाँ की डेथ हो जाती है 1862 में, तो ये बस एक रिलीजियस मूवमेंट रह जाता है और जो पॉलिटिकल इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो ख़त्म हो जाते हैं। देन वी हैव अहमदिया मूवमेंट। सो अहमदिया के बारे में बात करें तो ये एक सेक्ट है इस्लाम का, जो कि ओरिजिनेट हुआ था हमारे इंडिया में। ठीक है, क्योंकि इस्लाम हमारे इंडिया में ओरिजिनेट नहीं हुआ है, बट अहमदिया सेक्ट जो है वो इंडिया में ओरिजिनेट हुआ है। इसके फाउंडर की बात करें तो इसके फाउंडर थे आपके मिर्ज़ा गुलाम अहमद। ये अकेला एक ऐसा सेक्ट था इस्लाम में जो ऐसा सोचता था कि जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद हैं वो धरती पर आए हैं किस चीज़ के लिए, कि जो भी वॉर है, ब्लड शेड कैरी ऑन हो रहा है, इसको हमें ख़त्म करना है। इसलिए ये एक मसीहा की तरह देखते थे मिर्ज़ा गुलाम अहमद को। ये एक लिबरल प्रिंसिपल पे मतलब ऑर्गेनाइज था। ठीक है, देन इट वाज लाइक ये कैसा मूवमेंट था, बात करें तो ये रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था, इट वाज नॉट रिवाइवलिस्ट। ठीक है, थोड़ा सा इस्लाम मूवमेंट है बट फिर भी बहुत यूनिक है। दिस स्प्रेड वेस्टर्न लिबरल एजुकेशन अमंग द इंडियन मुस्लिम्स। तो ये चाहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन मिले और इंडियन मुस्लिम्स में भी वेस्टर्न एजुकेशन फैले। देन हाइवर इट वाज द मूवमेंट सफ़र्ड फ्रॉम मिस्टिसिज्म। ठीक है, ये थोड़ा इसका मतलब एक वो बोल सकते हैं लिमिटेड एस्पेक्ट कि मिस्टिसिज्म से अफेक्टेड था ये मूवमेंट। देन वी हैव सर सैयद अहमद खान एंड द अलीगढ़ मूवमेंट। तो पहले हम बात करते हैं सर सैयद अहमद खान जी के बारे में। ये एक मेंबर थे किसके, जुडिशियल सर्विस में एक मेंबर थे किसके, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर। इसके वजह से क्योंकि बहुत ही लॉयल थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से, तो इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी कब, 1888 में। फिर ये चाहते थे, अब जैसे जो सर सैयद अहमद खान जी थे ये रिफॉर्मिस्ट थे, क्योंकि ये चाहते थे कि जो मुस्लिम्स हैं इनमें वेस्टर्न एजुकेशन मिले, इंग्लिश एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो ये नहीं चाहते थे कि मतलब एक जो टेक्सुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान नहीं होना चाहिए, एक इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान होना चाहिए। हर इंसान मतलब अपने तरीके से उसको समझ सकता है, ना कि मतलब जो टेक्स्ट में लिख दिया है मतलब उस तरीके से नहीं समझना है। इसकी अगर हम बात करें इनकी मैगज़ीन के बारे में, तो इन्होंने एक मैगज़ीन निकाली थी जिसका नाम क्या था, तहज़ीब उल अखलाक इनकी मैगज़ीन का नाम था। ही सेड दैट रिलीजन शुड बी अडेप्टेबल विथ टाइम और इट विल बिकम फॉसिलाइज्ड। कि रिलीजन जो है टाइम के साथ चेंज होते रहना चाहिए, अगर चेंज नहीं होगा तो कुछ टाइम के बाद मतलब क्या हो जाए, फॉसिल की तरह हो जाएगा। फॉसिल मतलब क्या, कि मतलब कोई यूज़ का नहीं है। ठीक है, तो इसलिए रिलीजन टाइम के साथ चेंज हो जाना चाहिए। देन ही अपोज्ड पर्दा एंड पॉलीगैमी। तो हमने देखा ना जैसे कि ये रिफॉर्मिस्ट थे, रिफॉर्म करना चाह रहे थे अब इस्लाम को, तो इसीलिए इन्होंने पर्दा सिस्टम को अपोज किया, पॉलीगैमी को अपोज किया। इन्होंने बोला कि इजी डाइवोर्स होना चाहिए, वुमेंस को भी राइट होनी चाहिए डाइवोर्स देने की। इन्होंने कंडेम किया पीरी एंड मुरीदी वाला सिस्टम, जैसे स्पिरिचुअल मास्टर और डिसाइपल वाला जो कंसेप्ट है, इसके अगेंस्ट बोलते थे ये। ही बिलीव्ड इन दी लाइक मतलब बिलीव करते थे कि एक गॉड होना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिकल मोरालिटी, वही इंडिविजुअल इनिशिएटिव। ठीक है, फिर इन्होंने
मतलब ये तो हम देखेंगे कि बाद में ये थोड़ा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ब्रिटिशर से और ये आईएनसी के अगेंस्ट बोलने लग जाते हैं, हिंदू इंटरेस्ट के खिलाफ हो जाते हैं। पर स्टार्टिंग डेज में ये मतलब क्या प्रोपेगेट करते थे कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स के बीच में बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं एंड हमें मिलजुल कर रहना चाहिए एक दूसरे के साथ, ठीक है। इन्होंने अपोज की थी पॉलिटिकल एक्टिविटी बाय द मुस्लिम्स। क्यों? क्योंकि ये बोल रहे थे कि मुस्लिम्स को पहले मतलब एजुकेशन मिलनी चाहिए, उनको उनके पास लिबरल आइडियाज़ होने चाहिए और उन्हें पॉलिटिकल एक्टिविटी से अपने आप को दूर रखना चाहिए कि अगर वो मतलब पॉलिटिकल एक्टिविटी में अगर इंडल्ज हो जाएंगे तो ब्रिटिशर्स जो होंगे वो मुस्लिम्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करेंगे और वो ऐसा कभी भी नहीं चाहते थे। अनफॉर्चुनेटली ही अलाउड हिमसेल्फ टू बी यूज्ड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट कि ये जैसे इन्फ्लुएंस है ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ब्रिटिश के डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से, तो इन्होंने क्या किया कि अपने आप को यूज़ होने देते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से इन देयर पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। तो इनकी वजह से ही जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी और ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि ब्रिटिशर बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाए। अगर ये इतना इन्फ्लुएंस नहीं होते तो शायद जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ब्रिटिशर्स की थी वो कहीं ना कहीं फेल हो गई होती। इनकी मैगज़ीन हमने देख ली, तहदीब उल अखलाक इनकी मैगज़ीन थी। ये एक लिबरल मॉडर्न ट्रेंड की बात कर रहे थे अमंग द मुस्लिम्स, ठीक है। द एम्ड एट स्प्रेडिंग मॉडर्न एजुकेशन की बात की इन्होंने, सोशल रिफॉर्म की बात की, जैसे पर्दा हटाना है, विडो रीमैरिज करनी है, वुमेन के एजुकेशन के लिए, डाइवोर्स होना चाहिए ईजी, ठीक है। द आइडियोलॉजी ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ द मूवमेंट वॉज बेस्ड ऑन लिबरल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कुरान, ठीक है, लिबरल होना चाहिए, टेक्सचुअल नहीं होना चाहिए। और हारमोनाइज करना है इस्लाम को विथ मॉडर्न लिबरल कल्चर, कि इस्लाम में और जो मॉडर्न कल्चर है उसमें क्या है, हारमोनी स्टैब्लिश करनी है। ये एक दूसरे से मतलब अपोजिट ट्रेंड्स में नहीं होने चाहिए। सून क्या हुआ, जो अलीगढ़ था वो मतलब एक सेंटर बन गया, क्या, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, उनके रिलीजियस एंड कल्चरल रिवाइवल का एक सेंटर बन गया था, जिसमें हमने देखा था कि वहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी स्टैब्लिश होती है। इन 1875 उन्होंने स्टार्ट किया था क्या, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसको अभी हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। 1876 में ये रिटायर हो गए जुडिशियल सर्विस से, ठीक है। हमने देखा था जुडिशियल सर्विस में काम करते थे जिनकी वजह से मतलब ये लॉयल मेंबर थे एक, और इसकी वजह से इनको नाइटहुड की उपाधि भी दी गई थी। देन इन 1878 आफ्टर रिटायरिंग ही बिकेम अ मेंबर ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसके मेंबर बन गई है। नेक्स्ट वी हैव द पारसी रिफॉर्म मूवमेंट, जो कि आपका 1851 में स्टैब्लिश हुआ है। क्या नाम था, रहनुमाई मस्जिद एहसान सभा, ठीक है। ये इसके फाउंडर कौन थे, इसके फाउंडर आपके नौरोजी फरडौंजी थे, दादा भाई नौरोजी, के आर कामा एंड एस एस बंगाली, ठीक है। ये किसके लिए ऑर्गेनाइज थे, तो ये अगर हम देखें तो ये भी रिफॉर्मिस्ट थे। क्यों? क्योंकि ये वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट कर रहे थे, इम्प्रूव करनी थी इनको सोशल कंडीशन पारसीज की, और प्यूरिफिकेशन करना है किसका, पारसी रिलीजन का। न्यूज़पेपर की बात करें तो इन्होंने एक न्यूज़पेपर निकाला था अपनी जितनी भी टीचिंग्स है उसको कंपाइल करने के लिए, जिसका नाम था रस्त गोफ्तर। नेक्स्ट वी हैव देवबंद स्कूल, तो देवबंद स्कूल वाज अ रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, ठीक है। ये रीजनरेट करना चाह रहा था मॉरल एंड रिलीजियस टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, किसके अंदर, अमंग द मुस्लिम कम्युनिटी, ऑब्वियस सी बात है मुस्लिम कम्युनिटी ही होगी। देन 1866 बाई मोहम्मद कसीम नानातावी एंड रशीद अहमद गगोई, इन्होंने स्टार्ट किया है इसको, ठीक है। कौन इनके फाउंडर थे, मोहम्मद कसीम नानातावी एंड रशीद अहमद गगोई। अगर हम मतलब कुछ ऐसे बात करें कि कुछ इम्पॉर्टेंट अगर इनके बारे में है, तो इन्होंने आईएनसी फॉर्मेशन को सपोर्ट किया था, ठीक है। ये मतलब देवबंद स्कूल को हम इस तरीके से भी जान सकते हैं कि इनका एज सच कुछ मोटिव नहीं था, इनका बस एक ही मोटिव था कि सर सैयद अहमद खान जी की जितनी भी टीचिंग्स हैं, टीचिंग्स नहीं बोल सकते, उनके जो आइडियाज़ प्रोपगेट किए जा रहे हैं उनको अपोज करना है। ये उनको अपोज करने के लिए ज़्यादा जाने जाते थे, ना कि अपनी एक सेपरेट मतलब आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करने के लिए, एक सेपरेट मतलब अपने फील्ड में कुछ काम करने के लिए। इसलिए देखो 1888 में इन्होंने फतवा इशू किया, किसके अगेंस्ट, सैयद अहमद खान ने जो इस्टेब्लिश की थी यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन एंड मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल एसोसिएशन, इसके अगेंस्ट इन्होंने फतवा भी इशू कर दिया, क्योंकि ये इनके अगेंस्ट ज़्यादा काम करते थे, ना कि इनका एक अपनी सेपरेट एक आइडियोलॉजी थी। इन 1894 टू 1896 साहिबी नमानी
फाउंडेड नदवताल उलेमा एंड दारुल उलूम, कहाँ थी ये लखनऊ में स्टैब्लिश थे। ये एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव सिंह सभा मूवमेंट। सिंह सभा मूवमेंट कहाँ हुई थी? ये आपके ऑब्वियस सी बात है पंजाब में होगी, अमृतसर वाले रीजन में थी। ये क्या चाहते थे कि मॉडर्न एजुकेशन मिलनी चाहिए सिख्स को। इसके लिए उन्होंने क्या स्टैब्लिश किया था? खालसा स्कूल स्टैब्लिश किए थे पंजाब में। मॉडर्न एजुकेशन देनी थी इनको सिख्स को। फिर ये काउंटर कर रहे थे जो कन्वर्जन एक्टिविटीज़ थी क्रिश्चियन मिशनरीज़ की, इसको भी ये काउंटर कर रहे थे। ठीक है, तो इन दो चीज़ों के लिए सिंह सभा मूवमेंट को जाना जाता है। देन नेक्स्ट वी हैव अकाली मूवमेंट, जिसको गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट भी जानते हैं हम। ये क्या है? ये सिंह सभा मूवमेंट का एक ऑफशूट था, उससे निकला हुआ। इनका क्या एम था? इनका ये एम था कि जो सिख गुरुद्वारा के जो महंत थे, उनके चंगुल से हमें अपने गुरुद्वारास को मुक्त करना है। क्यों? क्योंकि जो महंत थे वो क्या थे? ब्रिटिशर्स से इन्फ्लुएंस थे। ठीक है, तो वो ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट के लिए काम करते थे। इसलिए ये चाहते थे कि वो बहुत ही करप्ट हो चुके थे, इसलिए ये उनको रिमूव करना चाहते थे पोस्ट से, महंत को। तो इसलिए वो लिबरेट करना चाह रहे थे अपने गुरुद्वारा को फ्रॉम द करप्ट महंत। इससे इनके स्ट्रगल से सिख गुरुद्वारा एक्ट पास होता है फाइनली 1922 में, जिससे जो कंट्रोल होता है गुरुद्वारा का वो किसको दे दिया जाता है? शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी को दे दिया जाता है। अब ये जो भी गुरुद्वारा के जो कंट्रोल है ये मैनेज करती है, मतलब उसके बाद कर रही थी। एट लास्ट वी हैव थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के फाउंडर कौन थे? मैडम HP ब्लावात्स्की एंड कर्नल MS ऑलकट। कहाँ स्टैब्लिश की गई थी? तो ये इंडिया में स्टैब्लिश नहीं हुई थी, ये आपके न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में स्टैब्लिश की गई थी। लेटर इसके जो हेडक्वार्टर थे वो शिफ्ट हो गए थे। कहाँ शिफ्ट किए गए? अडयार मद्रास में इन 1882। तो जब MS ऑलकट की डेथ हो जाती है तो इनकी जो लीडरशिप है किसके पास चली जाती है? आपके एनी बेसेंट की तरफ, एनी बेसेंट के पास। तो इनके लीडरशिप के अंदर ये थोड़ा पॉपुलर होते हैं इंडिया में। अगर हम मतलब इंस्पिरेशन देखें तो किससे इंस्पायर होते हैं? उपनिषद, सामख्या, योगा एंड वेदांता फिलोसफी से ये इंस्पायर होते हैं। तो ये इनसे इंस्पायर होके ही ये थियोसॉफिकल सोसाइटी बनती है। और ये एक जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था इंडियंस के अंदर, ये इसको रिवाइव करना चाह रही थी। ये लोगों के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करना चाह रही थी, दैट योर कल्चर इज़ नॉट इन्फीरियर टू एनी वंस कल्चर। एम क्या था इनका? यूनिवर्सल ब्रदरहुड इस्टेब्लिश करने का। प्रोमिनेंट लीडर एनी बेसेंट, जैसा कि हमने देखा, दे अराइव्ड इन, एनी बेसेंट की बात करें तो शी अराइव्ड इन इंडिया इन 1893। शी वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट कब? 1907 में। देन अगर उनका हम रोल देखें तो शी फाउंडेड द सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन बनारस इन 1898, जो बाद में आपका BHU बन जाता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इन 1916। ठीक है, तो ये फैक्चुअली इन्फॉर्मेशन है और ये थोड़ी इंपॉर्टेंट भी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपडेट हो चुकी है, तो डू गो एंड हैव अ लुक एट दी अदर लेक्चर्स। और हमारे पॉलिटी की MCQs चल रही है, 1000 क्वेश्चन सीरीज चल रही है, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरी लक्ष्मीकांत हम कवर कर सके 1000 क्वेश्चंस में। ये जो आपके क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज डिवाइड किए गए हैं। तो अगर आपने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है तो डू गो देयर और देखो कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है एंड अगर आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। थैंक यू स्टूडेंट्स।